वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्त आज से हम डिस्कस कर रहे हैं बिहार स्टेट अर्थात टीजीटी वाला सिलेबस। दोस्त जो लोग 9th-10th के लिए मेरे दोस्त मेरे फ्रेंड जो भी अध्यापक बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए सेशन महत्वपूर्ण होगा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्त यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, लास्ट ईयर का जो पेपर है दोस्त यहाँ पर, जिसका एग्जाम 4/9/2023 का हुआ था। तो दोस्त आइए सवालों पे चलते हैं बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। इस सवाल के उत्तर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कारण निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। किसकी बात कर रहा है? नॉट इरेशनल नंबर। और दोस्त यहाँ पर अपरिमेय नहीं है। तो परिमेय क्या होता है? परिमेय संख्याएं आप लोग जानते हैं, वे संख्याएं जो P अपान Q के रूप में लिखी जाए वह कहलाती है परिमेय संख्या। और Q डज नॉट इक्वल टू 0। और P भी क्या होना चाहिए और Q भी दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अगर पूर्णांक होगा ये तो दोस्त वो संख्याएं क्या होंगी वहां पर, ये वो होंगे परिमेय संख्याएं। अर्थात P भी इंटीजर, Q भी इंटीजर, पूर्णांक। और पूर्णांक का मतलब आप लोग जानते हैं, I से लिखा जाता है I इक्वल टू 0 +-1 +-2 +-3। ये सब क्या है? ये सब पूर्णांक है दोस्त। यहाँ पर P का भी मान इंटीजर, Q का भी मान इंटीजर। अगर कड़ी में संख्याएं हों तो दोस्त वह क्या होती है, उसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए इसको कड़ी में 5 इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। कड़ी में 9 का वर्गमूल जानते हैं, स्क्वायर रूट 3, और दोस्त यहाँ पर इसका वर्गमूल 4, तो क्या आएगा 12। 12 में दोस्त क्या है? ये एक इंटीजर भी है, ये दोस्त क्या इंटीजर है, परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात ये देखिए परिमेय संख्या भी है, देखिए यहाँ पर क्योंकि P अपान Q के रूप में लिखे, अपरिमेय नहीं है। क्यों? अपरिमेय संख्याएं दोस्त क्या होती है, उसके लिए करड़ी कंपलसरी है, उसके लिए करड़ी कंपलसरी है। तो करड़ी देखिए सब में था ये, लेकिन बी ऑप्शन में करड़ी से बाहर, इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन इसका नहीं निकाल सकते हैं, इसका नहीं निकाल सकते हैं, इसका नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। या एक दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि दोस्त आप जानते हैं क्या प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या। इसको लिख लीजिए, अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके ओनली 1 2 फैक्टर हो। जैसे यहाँ पर है 2 3 क्या हो जाएगा 5 7, इस तरह के 11 13, ये सब क्या अभाज्य है, अभाज्य संख्या होती है। अर्थात सबका अगर करड़ी लगाया जाए, अगर सब में जितनी अभाज्य संख्याएं हैं अगर इसका अंडर लगा दे, करड़ी लगा दे, तो क्या मिलेगा दोस्त? अपरिमेय संख्या मिलेगी। तो दोस्त इसका मतलब क्या, देखिए करड़ी इसमें लगी, देखिए करड़ी 5 हो गया, यह अपरिमेय है। और अपरिमेय के विषय में नहीं पूछ रहा है तो इसलिए करड़ी 11 है, तो ये भी क्या अपरिमेय है। अब यहाँ पर देखिए ये भी नोट डाउन करिए, अगर यहाँ पर जितना अभाज्य संख्या है अगर इसके अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो करड़ी 15 होगा, वह भी अपरिमेय होगा। अगर अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपरिमेय संख्या मिलेगी। लेकिन कंसेप्ट याद रखिए दोस्त, अगर करड़ी में 5 अगर सेम ले लेंगे, करड़ी में 5 क्या होगा 5 आ जाएगा, अर्थात क्या होगा परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या आ जाएगी। इसको नोट डाउन करिए। अर्थात अपरिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को मल्टीप्लाई किया जाए तो दोस्त क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगी। लेकिन दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए? सेम नहीं होनी चाहिए। जैसे 2 2 का नहीं होना चाहिए, 3 3 का नहीं, मल्टीप्लाई नहीं हो जाए, अदरवाइज हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्त अभी सवाल और डिस्कस कराएंगे तो और अच्छा अपरिमेय परिमेय में डिस्कस कराएंगे। चलिए आइए सवाल चलते हैं। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। यह कहा कि क्या है संख्याएं? शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है, इस पे हम पहले डिस्कस करेंगे। शांत दशमलव कब मिलता है? जब देखिए यहाँ पर पहले इसको देखिए क्या लिख सकते हैं 29 का होल पावर, ये जानते हैं क्या होगा 7 के क्यूब ले सकते हैं। तो दोस्त ये क्या होगा? ये शांत देगा, अशांत नोट डाउन करिए। यहाँ पर जब भी 2 के पावर यहाँ पर कुछ भी संख्या हो, यहाँ पर n हो, या यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 की पावर n हो, या यहाँ पर 10 की पावर n के फॉर्म में हो, जब ये फ्री हो, यहाँ पर जैसे 7 है ना, यहाँ पर क्या अगर 2 होता है, यहाँ पर क्या इसका n का मतलब क्या है? n मतलब क्या है? यहाँ पर नॉन नेगेटिव इंटीजर, 0 की इसकी वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट। जब ये वैल्यू होंगी तो हमेशा क्या होगा? शांत क्या होगा? ये शांत दशमलव आएगा। लेकिन दिख रहे हैं यहाँ पर क्या है? 2 तो है नहीं, न 5 भी है, न तो 10 है। तो दोस्त ये क्या होगा? ये शांत नहीं होगा, अशांत होगा। तो पहला आंसर गलत हो जाएगा। अशांत के लिए नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि अगर ये दशमलव, क्योंकि जो भी संख्या आएंगी वो खत्म नहीं होंगी, लगातार चलती रहेंगी, उसका टर्म खत्म नहीं। जैसे 1/2 है, ये देखिए टर्म खत्म हो जाएगा, 0.5 आएगा, ये खत्म हो गया, इसे कहते हैं टर्मिनेट हो गए, शांत हो गया, क्योंकि आगे बढ़ नहीं रहा है। अशांत मतलब क्या? जिसका अंत हो ही नहीं। तो
तो इसका इसे 1/7 है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या करेगा, इसका अंत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर डिवाइड करते रहेंगे, आपको पहले दशमलव बढ़ाएंगे, उसकी वजह पहले ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। यह कभी क्या होगा, यह अशांत होगा, तो अशांत होगा। लेकिन दोस्त अब जानते हैं अगर करड़ी में संख्याएं लगी हो तो क्या होती हैं, करड़ी में संख्याएं जानते हैं परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन दोस्त यहाँ पर P/Q के रूप में लिखा गया संख्याएं, तो दोस्त क्या होगी, यह क्या होगी, यह क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगी। जब परिमेय संख्या हमेशा क्या होती है, रिपीटिंग संख्या होती है, इसको नोट डाउन करिए। परिमेय संख्याएं हमेशा क्या होता है, रिपीटिंग संख्या, जैसे दशमलव 2 2 2 2 2 ये सब क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम जानते हैं बार के रूप में लिख सकते थे यहाँ पर या इसको 2 बाई क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 10, अर्थात इसको सॉल्व करेंगे 1/5 आएगा, 1/5। दोस्त ये जानते हैं क्या, ये क्या है, परिमेय संख्या है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो यहाँ पर क्या, अगर यहाँ पर 2 के बाद यहाँ पर बार मतलब जानते हैं 9 नहीं, यहाँ पर आएगा 9 आएगा, बार हटा दे 9 आएगा, तो यहाँ पर 2/9 आएगा ये। लेकिन क्या होगा, यह क्या होगा, 2/9 क्या होगा, तो दोस्त यह क्या होगी, अशांत होगा, अशांत होगा। इस बात को कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। आइए मैं अगले सवाल की ओर लेके चलता हूँ। चलिए, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभी थोड़ा मैं डिस्कस कराया था। अभाज्य संख्याएं वी होती हैं जिसका वनली 1 2 फैक्टर हो, जिसका 2 गुणनखंड हो। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिसका, देखिए प्राइम नंबर की बात कर रहा है, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जिसका 2 गुणनखंड हो। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, 2 कितने गुणनखंड हो, 1 और क्या होगा, ऐसे अगला क्या आएगा 3 × 1, और यहाँ पर क्या अगला 4 नहीं होगा, 4 की जानते हैं, अगर 4 आपने कह दिया तो इससे कितने फैक्टर होंगे, 1 × 2 × क्या 2, 3 फैक्टर हो गए। लेकिन हमने प्राइम नंबर होता है जिसका वनली 1 2 फैक्टर, जिसका 2 गुणनखंड हो, या ऐसा कहिए जो स्वयं से कटे और किसी से न कटे, जो स्वयं से कटे या किसी से न कटे वो होती है क्या है, प्राइम नंबर। जैसे यहाँ पर ये क्या है, प्राइम नंबर है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये स्वयं से कट रही है, लेकिन साथ साथ किससे कट रही है, दोस्त यहाँ पर 5 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, या इसके फैक्टर कितने होंगे, जब 2 से ज्यादा हो जाएंगे, अर्थात जैसे क्या होगा 15 × 1 तो होगा, ये साथ में क्या होगा, यहाँ 3 × 5 होगा, यहाँ पर या 5 × 1 होगा, या ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर 1 × 3 × 5 ऐसे होगा। तो यहाँ पर 23 का देखिए, 23 नंबर, आप 23 के कितने फैक्टर होंगे, 23 × 1, या 23 संख्या ऐसी स्वयं 23 से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। ये जानते हैं ये क्यों नहीं होगा, 3 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, ये 5 से भी कट जाएगी, यहाँ पर किससे कट जाएगी, 15 जानते हैं 15 से भी कट जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल को लेकर चलता हूँ। चलिए, इस सवाल का उत्तर दीजिए। अभी मैं पूर्णांक की बात कर रहा था, इंटीजर की बात कर रहा था। इंटीजर दोस्तों क्या होता है, इंटीजर को आई से लिखा जाता है। इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, 0 +-1 +-2 +-3, इस तरह जानता है। इसमें क्या क्या नहीं आएगा, आप जानते हैं इसमें दशमलव वाली संख्याएं नहीं आती हैं। अगर दशमलव पूछा जाए क्या है, यह इंटीजर नहीं है। अगर यहाँ 2/3 डिवाइड वाली संख्या नहीं आती है, अर्थात करड़ी वाली संख्या, ये सब इंटीजर नहीं होते हैं, इसको भी नोट डाउन करिए। चलिए, इंटीजर ये होते हैं। और कह रहा कि विषम क्या है, संख्या का रूप क्या है। हम जानते हैं अगर p एक विषम संख्या, इसका रूप क्या हो सकता है p, तो विषम संख्या जानते हैं क्या होगा, +-1 +-3 +-5 क्या होगा, 1 3 5, यहाँ पर क्या होगा 7, इसके बाद 9, ये सब विषम संख्या है, अर्थात इसका जो इसका नोटेशन p हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर c मिल जाएगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर के लिए चलता हूँ। चलिए, इसमें से आपको बताना है, यहाँ पर ये कह रहा कि परिमेय क्या है, संख्या है। परिमेय संख्या है, अभी हमने अपरिमेय बताया कि अगर मान लीजिए आपके पास क्या हो, प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्याओं का जब रूट लिया जाए, करड़ी में लगाया जाए, तो क्या होती है, क्या होती है, अपरिमेय संख्या, अर्थात इरेशनल नंबर होता है। और दोस्त ये भी नोट डाउन करिए, पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व होगा, नहीं होगा, ये सॉल्व नहीं होगा। चलिए, इसको सॉल्व देखिए करेंगे, क्या आएगा, देखिए 2 आएगा, 2/1 होगा, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी। और ये भी क्यों नहीं होगा, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नोट डाउन क्या करना है, अभी हमने डिस्कस कराया, अगर क्या अभाज्य संख्या लिया जाए, अभाज्य संख्याओं का जब हम कड़ी लिया जाए, तो क्या होगा, यहाँ पर दोस्त यहाँ पर क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होता है, अर्थात इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर, ये तो सब इतना कॉन्सेप्ट याद रखिए, इरेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर इन दोनों को सम किया जाए, नोट डाउन करिए दोस्त, यहाँ पर अगर क्या एक इरेशनल नंबर दूसरा भी इरेशनल नंबर है, दोनों का सम, पहला इरेशनल नंबर दूसरों का सम अगर प्लस किया जाए, माइनस किया जाए, वह मुझे क्या मिलेगा, हमेशा इरेशनल नंबर मिलता है। नोट डाउन कर लीजिए, अगर दोनों संख्या, अगर पहला इरेशनल नंबर, दूसरा पहला भी अभाज्य संख्या, सॉरी पहला क्या है अपरिमेय संख्या, दूसरा भी अपरिमेय संख्या,
दोनों को डिवाइड भी किया जाए तो दोस्त क्या मिलेगा दोस्त, वो भी इरेशनल नंबर मिलेगा, लेकिन बशर्ते मेन कंसेप्ट यह समझना पड़ेगा दोनों सेम न हो, दोनों संख्याएं सेम न होनी चाहिए। अगर एक अपरिमेय है दूसरी भी अपरिमेय है तो डिवाइड करने भी अपरिमेय होगा। अगर पहला अपरिमेय है दूसरे को अपरिमेय है, दोनों को जोड़ा जाए तब भी अपरिमेय होगा। अगर गुणा भी किया जाए, अगर पहला अपरिमेय दूसरा भी अपरिमेय, उन दोनों वो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। इसको नोट डाउन करिए। और कहां पर क्या नहीं होगा, अगर लेकिन सेम नहीं होना चाहिए, सेम संख्याएं नहीं होगी। अगर सेम आपने कर दिया तो हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। देखिए हमने कहा कि देखिए, लेकिन अगर एक रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो, उन दोनों का सम हमेशा क्या होता है, या माइनस क्या होता है, या मल्टीप्लाई किया हो। इसलिए सारे प्रश्न, अगर एक रेशनल नंबर हो, एक क्या परिमेय है दूसरा अपरिमेय हो, दोनों का सम जोड़ा जाए, घटाया जाए या भाग दिया जाए तो दोस्त हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। इसको नोट डाउन करिए। तो यह क्या होगा, अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। तो यहाँ पर हमने ये भी डिस्कस करा लिया कि यहाँ पर इसका फैक्टर 2 × 3 होगा। ये जानते हैं, अभी डिस्कस करा कि फार्मूले से अगर दोनों डिफरेंस हो, अपरिमेय का मल्टीप्लाई करने पर अपरिमेय होगा। देखिए इस सवाल का आंसर देना है। यहाँ पर कहा कि ये क्या है, आपको परिमेय अपरिमेय पूर्णांक क्या प्राकृतिक ये बताना है। तो दोस्त आप जानते हैं, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कराया था, हमने बताया था प्राइम नंबर। क्या बताया था, प्राइम नंबर क्या होते हैं। हमने कहा जिसका ओनली 1 2 फैक्टर हो, पहला प्राइम नंबर 2, यहाँ पर क्या होगा 3, यहाँ पर 5। हमने ये डिस्कस कराया था, जितना भी प्राइम नंबर है अगर सबका अंडर लिया जाए, सबका अंडर लिया जाए, कड़ी लिया जाए, तो हमें इससे क्या मिलेगा, आपको बताया था कि अपरिमेय संख्या मिलेगी। तो सवाल का उत्तर क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जानते हैं, तो यहाँ पर कड़ी में 5 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो नोट डाउन कर लीजिए। अगर हमारे पास प्राइम नंबर पता हो, प्राइम नंबर जो आपको यहाँ पर होंगे, अगर प्राइम नंबर का रूट लिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगी। आइए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। चलिए, ये भी हमने सवाल डिस्कस कराया था दोस्तों। क्या डिस्कस कराया था दोस्तों, हमने कहा कि अगर मान लीजिए अगर आपके पास क्या हो, परिमेय संख्या हो, ये क्या हो, बात करेंगे पहले हम परिमेय संख्या हो। पिछले लेक्चर में आप लोग नहीं देखे, देख लीजिएगा। परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर हो, परिमेय प्लस अपरिमेय हो, अपरिमेय हो, यहाँ पर क्या होगा, परिमेय प्लस क्या हो, अपरिमेय हो, अपरिमेय हो, तो लिख लीजिएगा यहाँ पर अपरिमेय हो। अपरिमेय तो क्या होगा, वह संख्याएं आपको क्या मिलेंगी, हमेशा अपरिमेय मिलती हैं। अब हमने डिस्कस करा था, यहाँ पर जो प्लस है अगर मल्टीप्लाई भी कर देंगे, अगर क्या कर देंगे, माइनस भी कर देंगे, अगर दोस्त क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे, अगर डिवाइड भी कर देंगे, तब भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। इसको भी अपरिमेय लिख लीजिएगा, अर्थात इरेशनल नंबर होगा। देखिए तो हम बात करते हैं, देखिए ये परिमेय संख्या है कि नहीं। देखिए पी अपान क्यू के रूप में लिखा गया। हमने कहा कि अपरिमेय हो गया, ये परिमेय हो गया, और यह क्या अपरिमेय है। और हमने कहा कि वो मल्टीप्लाई करेंगे या दोस्त यहाँ पर जोड़ेंगे, क्या होगा, अपरिमेय ही आएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस नियम को याद रखिए, अगर परिमेय में अगर क्या अपरिमेय का मल्टीप्लाई किया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, डिवीजन किया जाए, जो भी किया जाए, एक परिमेय अपरिमेय होगा, तो दोस्त क्या होगा, वह अपरिमेय होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर मैं आइए अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। चलिए इस सवाल का, ये तो फार्मूला बेस्ड सवाल है। का तरीका क्या है, हम लोग क्या बी ले लेंगे, यहाँ से यहाँ बी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी। आइए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। देखिए यह भी काफी अच्छा सवाल आया था। देखिए इस सवाल के लिए आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसका निकालना लस है। देखिए यहाँ पर पहले हम बात करेंगे, पहले मस, चलिए मस या लस भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर लिखेंगे किसका, हम बात करेंगे मस की बात। देखिए इस सवाल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना है दोस्त यहाँ पर लस, अर्थात क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ का आपको निकालना है, रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। दोस्त क्या निकालना है, देखिए आपको निकालना है, रेशियो निकालना है, किसका किसका, आपको निकालना है लस और मस। देखिए यहाँ पर पहले संख्याएं देखिए लिख सकते हैं, 5 लिख लेते हैं,
उसके बाद क्या है यहाँ पर 15 ले रहे हैं और इसके बाद क्या है 20 ले रहे हैं। इसका निकालना है मस लिख लेते हैं, यहाँ निकालना, उसके बाद यहाँ लिखेंगे लस निकालेंगे। अब देखिए कंसेप्ट क्या है यहाँ पर, क्या है अब देखिए मस मतलब क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो तीनों को डिवाइड कर दे। वो बड़ी, इन तीनों में से देखिए कौन सी संख्या है जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो आप देखेंगे, देखिए 5 से सब कट जाएगा तो इसका मस क्या होगा, 5 का 5 आएगा। या इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 5 हमने कॉमन ले लिया, आएगा 1 और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर बचेगा कितना 3 और यहाँ पर क्या होगा 5, यहाँ पर क्या होगा 5 24 4 बचेगा। देखिए 5 हमने कॉमन लिया तो लसम ही 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर मसम ही 5 का देखिए 5 लिख दीजिए। ठीक है, हमने देखा कि सब में कौन सी संख्या कॉमन थी, वो बड़ी से बड़ी संख्या वो उसकी मस होगी। अब देखिए इन तीनों में कौन संख्या कॉमन होगी, कुछ नहीं कॉमन होगा तो एक होगा, तो यही इसका मस आ जाएगा, मस 5 आ गया। अब जानते हैं, और लस क्या होगा, अब जानते हैं कोई संख्या और कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, तो जितनी संख्या है शेष संख्याओं का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो दोस्त यहाँ पर देखेंगे पेयर में भी जोड़े के रूप में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, तो दोस्त सारी संख्या आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ 3 × 5 हो गए। अब क्या पूछ रहा है सवाल में, चलते हैं लस देखिए यहाँ पर हम लोगों ने निकाला है लस, और क्या निकालना मस, कह रहा मस का रेशियो क्या होगा, अर्थात डिवाइड करने पर क्या आएगा वही इसका रेशियो होगा लस की। अब मस मुझे पता है, इसको 5 कट जाएगा तो इसका रेशियो क्या होगा, यहाँ पर 15 क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ सॉरी यहाँ 4 था, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ क्या होगा 12 रेशियो क्या होगा 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं आपके अगले सवाल की ओर लेकर चलता हूँ, इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए हमने डिस्कस क्या कराया था, ये भी सवाल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। डिस्कस ये कराया है कि जब भी हमारे पास क्या है, जितने भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जब भी डिस्कस कराया था, प्राइम नंबर पे अगर रूट में लिख दिया जाए, रूट में अगर प्राइम नंबर को रूट में लिख दिया जाए या अंश में लिखा जाए, या तो क्या लिखा जाए, अंश में लिखा जाए या हर में लिखा जाए, अर्थात यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखा जाए या न्यूमरेटर में लिखा जाए, तो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सवाल के लिए आप लोग क्या करेंगे, करा यदि 65 तथा 117 का मौस इसके रूप में है तो आपको यम का मान निकालना है। इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, करा 60 और क्या 117 इज द फॉर्म इसके, देन द वैल्यू ऑफ यम। तो दोस्त आपको करना क्या होगा, जब इस तरह का सवाल आए तो मौस निकालने का बेस्ट कंसेप्ट यह है कि इसका निकालिए, यो आपको बताइए बड़ी से बड़ी संख्या क्या निकालना है। मौस निकालने का तरीका यह है कि आपको बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो दोनों संख्या आपको दिख रही है, दोनों से कट जाए। आप जानते हैं, देखिए 13 25 65 होगा, ये कट जाएगा, और 13 9 117, अर्थात जो इसका मस आएगा ये क्या होगा 13 होगा, क्योंकि आपको मस निकालने का तरीका यह है कि इन दोनों का बड़ी से बड़ी संख्या आपको लेना है जो 65 और 117 को कट जाए। तो आप जानते हैं क्या होगा, 13 25 65 होगा, 117, इससे बड़ी संख्या आपको मिलेगी नहीं। मस निकल गया, ये करा मस किसके बराबर कर दीजिए, ये करा जो मस करा कि यहाँ पर 65 यम, और दोस्त यहाँ पर कर दीजिए ये 117। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा। ये 13 से सब में डिवाइड कर दीजिए, 13 से देखिए डिवाइड करेंगे क्या आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 13 25 65 आएगा, 5 एम हो जाएगा, और 13 9 117 उधर जाएगा तो क्या होगा 10 बाई क्या होगा 5, यहाँ पर इक्वल टू क्या हो जाएगा यम। तो यम का मान आपको मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। आइए मैं अगले सवाल की ओर लेके चलता हूँ। चलिए इस सवाल का आंसर दीजिए। देखिए इस सवाल के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, करा कि यन के किस मान के लिए, दोस्त इसका जो बेस है, ये इसका आधार, अगर इसको कोई संख्या में अगर यन दिया रहा है तो दोस्त इसके लिए ऐसा कोई संख्या है ही नहीं जो इसको शून्य कर पाए। तो ऑप्शन नंबर क्या है, यहाँ पर ऐसी कोई ऐसा नंबर नहीं है, जो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो यहाँ 4n को शून्य कर पाए। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवालों के लिए चलता हूँ। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए इसका भी मौसम निकालना है। देखिए मौसम निकालने का तरीका हमने क्या बताया दोस्त, मौसम निकालने का तरीका हमने ये बताया कि अगर आपको मौसम चाहिए तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे मौसम निकालना है, अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमने कहा ये बड़ी से बड़ी संख्या दिखिए जो यहाँ इसको और क्या इसको कट सके। तो दोस्त हम यहाँ समय लॉस न करने पर ये अच्छा है कि यहाँ पर ऑप्शन से जाएं।
ऑप्शन में बड़ी संख्या देखिए कौन सी है, आप 4 है तो ये क्या संख्याएं 4 से कट जाएंगी। 4 से कटने का नियम है क्या, अब राइट हैंड साइड से देखिए आपको 52 दिख रहा है, राइट हैंड साइड से 2 अंक ले लीजिए, क्या होगा, आपको इतनी बड़ी संख्या चेक नहीं करना, 52 ले लीजिए और इसका 2 अंक क्या होगा 76। क्या संख्याएं ये 4 से कट जाएंगी, तो ये संख्याएं अगर 4 से कटती हैं तो ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। आप जानते हैं ये कट जाएगा 13 आता है, ये जाता है 19 आता है, 4 से कट गया तो सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। वो बड़ी से बड़ी संख्या ही क्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, वह मस होता है, यही कंसेप्ट हमने बताया। तो आपको तो आपने देखा कि लास्ट 2 डिजिट देखा, इकाई अंक और दहाई अंक लिया है, तो दोस्तों वहां से हमने चेक कर लिया। आइए मैं अगले सवाल की ओर लेकर चलता हूँ। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए इस सवाल का उत्तर लोग यहाँ पर बीपीएससी ने यहाँ पर गलत दिया था, तो दोस्तों आप कमेंट करिएगा ये क्या इस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए। जब भी यहाँ पर क्या बहुपद की बात करें तो बहुपद का फॉर्म क्या वास्तव में क्या होता है, बहुपद का फॉर्म होता है, यहाँ पर जानते हैं ए, देखिए स्क्वायर के रूप में तो यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस लिखेंगे बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो, इसे कहेंगे बहुपद। यह हम टू क्वाड्रेटिक क्वेश्चन 2 घात वाला लिखा हुआ है, तो इसको नोट डाउन करिए। यहाँ पर पॉलिनोमियल की बात करेगा तो यहाँ पर आप देखिए इस फॉर्म होना चाहिए, ऐसा फॉर्म कोई लग रहा है, देखिए यहाँ ये ऑप्शन नंबर क्या कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये यक्स क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पर यक्स है लेकिन यहाँ पर कर्ली में यक्स है, तो दोस्तों यहाँ पर ये भी कर्ली में यक्स भी है, ये भी कर्ली में, तो बहुत सारे ऑप्शन कर्ली में यक्स दे रहे हैं। तो सवाल दोस्तों ऐसे पूछा जाना चाहिए था, ये यहाँ पर ये एक में कर्ली नहीं होगी है, अगर एक में कर्ली न हो तो सवाल का आंसर लोग यहाँ पर बीपीएससी ने बी माना है। तो हम ये सपोज कर लेते हैं सवाल ऐसे रहा होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 3x, क्योंकि जब भी पॉलिनोमियल होगा ये अगर क्वाड्रेटिक रूप में इस फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि इस फॉर्म में हमको आना चाहिए, तो इस फॉर्म में है नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बीपीएससी ने माना था। तो दोस्त कमेंट करिएगा ये आपको एग्जैक्ट आंसर बी है कि नहीं, आपके अनुसार और कुछ हो सकता है, कमेंट जरूर करिएगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर के लिए चलता हूँ। चलिए इस सवाल का देखिए वही सवाल है, इस बार कहा कि निम्नलिखित में त्रिघात बहुपद कौन सा आपको निकालना, त्रिघात। त्रिघात का मतलब क्या है दोस्त, यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको बताना है कौन सा है। अभी दोस्त हमने क्वाड्रेटिक के रूप में बताया, जब पॉलिनोमियल क्या था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, ये था क्यूबिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक पर जब क्यूब के रूप में कर देंगे ए एक्स क्यूब प्लस क्या होगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होगा। ये क्यूबिक, अगर मान लीजिए इसका पावर 4 के रूप में क्या करते तो एक्स पावर 4 करते प्लस बी एक्स क्यूब करते, इसका पावर घटाते रहते और यहाँ पर कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करते रहते। यहाँ पर सी क्या, यहाँ पर क्या होता है डी एक्स प्लस ई, ये अगर 4 के रूप में पूछा तो ये सब क्या है, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब क्या है पॉलिनोमियल है। लेकिन पॉलिनोमियल कौन सा है, अगर यहाँ पर पावर देखेंगे मैक्सिमम पावर यह 3 है, इसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर इसे कहेंगे ये क्या पावर है, कहेंगे इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसे क्या है, इसका पावर 4 है, ये कह सकते हैं ये फोर्थ रूट्स ऑफ क्या है पावर वाला पॉलिनोमियल है, ऐसे कह सकते हैं। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको कह रहा कितने शून्यक है, आपको देखिए पॉलिनोमियल बहुपद दिया गया, अर्थात एक पॉलिनोमियल दिया गया, कितने बहुपद होंगे या पूछेगा इसके कितने हल, हम जानते हैं ये पावर 2 है, अर्थात ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अर्थात ये यहाँ पर जीरो जीरो मतलब क्या होता है, जीरो मतलब क्या होता है मूल होता है, मूल मतलब शून्य कहिए या रूट्स भी कहते हैं, ये सब नोट कर लीजिए। रूट्स की बात कहे या जीरोज की बात कहे या तो क्या कहे, यहाँ पर मूल भी कहे, सबका मतलब एक है, तो आपको समझ आ गया होगा। तो आपको जब भी शून्यक निकालना होगा ये, तो आप इसको जो इक्वेशन आपको दिया गया, देखिए ये दिया गया है, या हिंदी वाला लीजिए इंग्लिश वाला, इसको कर लीजिए जीरो, क्या कर लीजिए जीरो कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे, या इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू इधर लाएंगे 3/4 होगा ये। जब एक्स इक्वल टू दोस्त आप निकालेंगे तो क्या आएगा, ये कर्डी में क्या हो जाएगा, कर्डी में 3 क्या होगा 4, ये कर्डी में इसका वर्गमूल निकल सकता है, एक बार हम प्लस साइन लेंगे तो कर्डी में 3/2 आ जाएगा, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या होगा कर्डी में 3/2। तो कौन सा आंसर किया, देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये आसान क्वेश्चन है, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।
या ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों पढ़ा है, अगर हम पूछा जाए कि यहाँ पर क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, बीटा गामा, यहाँ अल्फा बीटा, तो यहाँ पर क्या होता था, क्या होता माइनस सी बाई ये होता, तो यहाँ पर माइनस 3 क्या होगा 4 होगा। तो दोस्त यहाँ पर दोनों मूल यही पूछा, दोनों मूल कौन है या दोनों रूट्स क्या है, दोनों शून्य क्या है, तो कौन सी ऑप्शन में जाएंगे, अल्फा बीटा का दोनों आपस में मल्टीप्लाई करने पर कौन सी वैल्यू आपको मिलेगी 3/4। तो देखिए अगर इसमें आपस में मल्टीप्लाई करें क्या होगा 3/5 मिलेगा माइनस में, लेकिन आपको -3/4 आ जाना, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये तो आपको मिलेगा 1/2। तो ऑप्शन नंबर 3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे सब में, क्योंकि हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बात कर रहे हैं अर्थात मूलों का गुणनफल की बात कर रहे हैं, तो अल्फा बीटा इक्वल टू c/e होता, तो यहाँ पर -3/4 ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं। आइए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए दोस्त इसमें क्या याद रखना, कहा 10 समीकरण युग्म में लेखा चित्र एक दूसरे के समांतर है। कोई आपको लेखा चित्र है, देखिए यहाँ पर लेखा चित्र की बात ऐसी करती है। चलिए हम यहाँ बात करते हैं, जब भी लेखा चित्र की बात करें और क्या कह रहा एक दूसरे के समांतर, देखिए ये समांतर हो गया, ये दोनों क्या है, ये लाइन समझ सकते हैं, ये लाइन ए बी है, यहाँ पर ए बी, ये लाइन क्या है सी डी। क्या दोस्तों ये लाइन आपस में क्या कभी काट सकती हैं, कभी भी नहीं काटेंगी दोस्तों, ये दोनों लाइनें आपस में चलती रहेंगी, कभी भी आपस में क्या ये काट पाएंगी नहीं, अर्थात ऐसे कंडीशन क्या कहते हैं, ये रेखाएं क्या है विरोधी है, क्या है विरोधी है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जब भी क्या दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटे न, तो दोस्त यहाँ पर इसको ऐसा पूछ सकता है, इसमें पूछ सकता है अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, तो दोस्त इसके लिए कंडीशन क्या होती है, इसके पूछता है, इसके लिए आप लोग कहेंगे, इसके लिए जब काटेंगे नहीं तो इसका मतलब आंसर आएगा नो सोल्यूशन। अगर मानते पूछता कितने हल हैं, तो इसमें क्या होगा, तो आप कहेंगे नो सोल्यूशन, इसका मतलब इसमें कोई हल नहीं होगा। अगर पूछ सकता है कि ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो तो इससे कितने सोल्यूशन होंगे, तो आंसर आपको लिखेंगे कोई हल नहीं है। यह भी पेपर पूछा जाता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो सवाल का आंसर आया क्या। अब दोस्त यह क्यों नहीं हुआ, अवरोधी क्यों नहीं हुआ, ऑप्शन हमने कहा कि अवरोधी का मतलब क्या है, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे पर काट दें, अर्थात यहाँ पर जैसे एक रेखा ए, यहाँ पर एक रेखा, चलिए मैं यहाँ लेता हूँ ए, यहाँ दूसरी क्या है रेखा मान लेते हैं ये, यहाँ पर बी, यहाँ पर मान सी डी, ये देखिए काट दी है, जिसे काट देंगे यही पॉइंट, जो भी पॉइंट काटेंगे तो कोई न कोई पॉइंट मिलेगा, अर्थात एक ही पॉइंट मिलेगा, एक ही पॉइंट पे काटेंगे, तो ऐसा कहते हैं, इसे कहते हैं अवरोधी। और इसके लिए देखिए एक ही पॉइंट मिलेगा तो इसे कहेंगे यूनिक क्विक सॉल्यूशन, ये पेपर में आता है, इसको भी नोट डाउन करिए यूनिक क्विक सॉल्यूशन। अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं दोस्त इसमें आप क्या कहेंगे, लिखेंगे अद्वितीय हल, क्या लिखेंगे अद्वितीय हल लिखेंगे, इसको सब नोट डाउन कर लीजिए, ये पेपर में लगातार हमेशा आते हैं दोस्त इसलिए। और आश्रित क्यों नहीं होगा, इसकी हम बात कर लेते हैं, आश्रित क्या डिपेंडेंट क्यों नहीं होगा, डिपेंडेंट का मतलब दोस्त क्या होता है, यहाँ पर डिपेंडेंट का मतलब होता है कि दोस्त यहाँ पर जो दोनों रेखाएं हैं, मान लेते हैं एक पहली रेखा इधर है, चलिए यहाँ पर एक मैं एक फिगर ड्रा करता हूँ, चलिए मैं इस कलर से चलिए यहाँ दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। यहाँ पर एक मैं कलर लेता हूँ, चलिए अगर यहाँ पर चलिए एक लाइन हमें ड्रा कर दिया, अगर एक दूसरी लाइन इसी पे मैं कलर को चेंज करता हूँ, एक यहाँ पर जैसे दूसरी लाइन की बात करेंगे, यहाँ पर ये इस तरह इस पे हम चलिए एक दूसरी लाइन, तो ये लाइन क्या होंगी, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही है, तो इसे कहते हैं ये आश्रित है। और इसके लिए क्या होता है नो, इसीलिए क्या होता है इसमें लिखते हम लोग जब ये कंडीशन होती है कहते हैं कि क्या होगा ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इस सवाल के लिए क्या कहेंगे, कह रहा के इज द के किस मान के लिए दोनों रेखाएं क्या समपाती हैं। अभी तो हमने पिछला सवाल लिया था, हमने कहा अगर रेखाएं क्या हो समपाती हो, समपाती मतलब क्या एक रेखा दूसरे ऊपर रेखा के ऊपर हो समान चले, समपाती होंगी, अरे इसे कहते हैं कौन साइड। कौन साइड के लिए दोस्त कंडीशन क्या होती है, कौन साइड के लिए हमने कहा कि यहाँ पर ये कौन साइड एक मान लेते ये कोई लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन और हो, यहाँ पर ये एक लाइन में और दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये रेखाएं क्या है ये कहते हैं समपाती है या कहेंगे आश्रित है। तो इसका कहने का मतलब क्या, एक इक्वेशन के माध्यम से ऐसे समझ सकते हैं, अगर मान लेते हैं a1 क्या है x है, प्लस क्या है यहाँ पर मान लेते हैं b1 क्या y है,
प्लस C1 इक्वल टू 0 है। और दूसरा इक्वेशन A2x प्लस B2y प्लस क्या ले लें C2 इक्वल टू 0। अगर समपाती होंगी दोनों इक्वेशन आपस में बराबर होंगे, दोनों इक्वेशन आपस में बराबर होंगे तभी तो इसके ऊपर ही जाएगी लाइन। या ऐसे कर सकते हैं A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2। अगर यहाँ इस कंडीशन में आपको इसका मतलब क्या, जब भी संपाती कोइंसाइड होती है ये सारी वैल्यू आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। या इससे पूछे कितने हल होंगे, हो सकता है यहाँ पर कितने हल होंगे, तो यहाँ अनगिनत हल होंगे। पेपर में आता है यहाँ लिखेंगे गिनत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। अगर इंग्लिश लिखेंगे इनफाइनाइट क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। ये सब नोट डाउन करिए दोस्तों जब भी। तो इस सवाल का उत्तर के लिए क्या करेंगे, इसका मतलब अगर हम देखिए इक्वेशन में अगर हम जानते हैं सब आपस में बराबर होना चाहिए, तो इसका मतलब ये बराबर कब होगा, अगर दो का मल्टीप्लाई करें, सब मल्टीप्लाई कर दिए तो बराबर हो जाएगा नहीं। अगर इक्वेशन नंबर ये देखिए फर्स्ट दिख रहा है, इसमें दो का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या आएगा आपको मिल जाएगा, देखिए या इसमें ही कर दीजिए, देखिए 2x मिल जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ये 4 क्या होगा, यहाँ पर y इक्वल टू क्या होगा 14। अब दूसरा इक्वेशन आपको ये दिया गया है, इसी से हम कंपेयर के देखिए दो के बराबर होगा, लेकिन की का मान क्या आएगा, की के मान 4 होगा। देखिए 14 बराबर हो जाएगा तो की बराबर आपको मिलेगा 4 हो जाएगा। तो इसको सब फार्मूला है, इसको सब नोट डाउन करिए। ऑप्शन नंबर आप चलेंगे सी पे। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा दोस्त, एक दो बार जरूर इसे पढ़ेंगे तो आपको कंसेप्ट भी क्लियर होगा। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आपको मूव कराता हूँ। चलिए अब देखिए, अब वही देखिए सवाल आ गया जो डिस्प्ले कर रहे थे। देखिए कह रहा है एक निकाय, देखिए एक निकाय यदि युग्मक समीकरण का निकाय का अनगिनत हल हो, किसकी बात कर रहा है, अनगिनत की बात कर रहा है। किसमें देखिए अनगिनत की, देखिए अनगिनत हल हो, इसे कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए दोस्तों अभी हमने क्या बताया, हमने कहा कि अगर अनगिनत हल होंगे तो क्या होगा, A1 A2 यहाँ पर B1 B2 इक्वल टू क्या होगा C1 C2। अनगिनत हल होंगे तो ये तो होगा ही, साथ में दोस्तों क्या होगा, ये होगा, ये क्या होगा, इसे कहेंगे आश्रित है। क्या है, एक लाइन दूसरी लाइन के जस्ट ऊपर ही आएगी तो हम लोग क्या कहेंगे, ये आश्रित है, डिपेंडेंट है, दूसरे पे डिपेंडेंट है। ऑप्शन नंबर सी अभी डिस्कस भी कराया था। आइए मैं अगले खूबसूरत सवाल की ओर लेकर चलता हूँ। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए इस सवाल के लिए आपको क्या करना है, कहा यदि x माइनस 2 बहुपद का एक गुणनखंड है। तो दोस्त इसमें क्या है, इसको जो भी आपको जो भी फैक्टर होते हैं यहाँ पर ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अर्थात x बराबर आप यहाँ पर 2 रखेंगे, एक आपको यहाँ मिलेगा एक इक्वेशन, और यहाँ पर एक इक्वेशन आपको पहले से दिया गया। तो दोस्त आप पहले ऑप्शन से जाइए, पहले ऑप्शन देखिए कि a प्लस बी का मान -2 आना चाहिए, अर्थात a और b को जोड़ा जाए तो -2 कौन सा देगा, वो आंसर होगा नहीं। अगर a और b को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ये दोस्त जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये -4 मिलेगा, लेकिन आपको -2 था तो ये अगर इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, ये +4 आएगा। इसको जोड़ेंगे ऑप्शन नंबर सी को तो ये मिलेगा क्या होगा, देखिए -2 मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। बहुपद एक आपको पॉलिनोमियल दिया गया है, कह रहा इस जो इक्वेशन दिया गया इसमें कह रहा क्या घटाया जाए। देखिए बात कर रहा है क्या इसमें घटाया जाए, कि परिणामी क्या है, आपको जो परिणाम बहुपद का एक मूल आपको एक रूट्स क्या हो यहाँ पर 15 हो। कह रहा कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए जो इस जो आपको दिया गया समीकरण दिया गया है, या कहिए एक पॉलिनोमियल दिया गया, जो भी इक्वेशन दिया गया है, कह रहा एक मूल इसका क्या हो, एक रूट्स क्या हो 15 हो। तो दोस्त फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। दोस्त फर्स्ट मेथड ये कहता है, आप लोग जानते होंगे जब भी कोई समीकरण का एक रूट्स होता है तो वह समीकरण को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब x बराबर क्या करेंगे, अगर हम 15 रख दे तो वह क्या करेगा, क्योंकि ये इसका रूट्स है तो यह इक्वेशन क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब x के स्थान पे आप यहाँ पर 15 रख सकते हैं। देखिए हम पहले फर्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं, 15 रखिए, तो यहाँ पर x के स्थान 15 रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 15 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर 16 इंटू क्या होगा 15 प्लस क्या होगा यहाँ पर 30 होगा। आप लोग जानते हैं यहाँ पर ये क्या जानते हैं,
15 का वर्ग क्या है 225 होता है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 240 और प्लस क्या होगा यहाँ पर 30। इसको जब ऐड किया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको 200 देखिए आपको मिल जाएगा 55 माइनस 240, अर्थात इसको सॉल्व करेंगे 15। तो सवाल का उत्तर क्या आया, सवाल का आंसर क्या आया, इसका मतलब क्या है वो 15 क्या है, क्योंकि 15 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी मिल जाएगा। समझ आ गया होगा। देखिए सेकंड प्रोसेस की बात करते हैं। यहाँ पर मैं दूसरा एक पेन लेता हूं जिससे आपको यहाँ पर बात करेंगे सेकंड मेथड। सेकंड मेथड दोस्त यह कहता है, जब भी कोई कहता है एक मूल, तो हम जानते हैं दोस्त यहाँ समीकरण का कोई एक मूल होता है। ये क्वाड्रेटिक इसको दो बार लिखेंगे, कैसे देखिए x माइनस 15 और क्या है इसका मतलब क्या है x माइनस 15 हम दो बार लिखेंगे, ठीक है, दो बार लिखे क्योंकि यहाँ पर यहाँ पावर दो था, घात दो था, इसको हमने दो बार लिखा। अब जानते हैं कि वैल्यू ये बदलेगी, कह रहा इसमें घटाया जाए, लेकिन इसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो हम जानते हैं इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x। आपको लाना कितना है, देखिए 16x कैसे लाएंगे, जब -1 करेंगे तो 16x हो जाएगा। देखिए इसका फैक्टर क्या मिल जाएगा, x माइनस 1 मिलेगा। एक अगला फैक्टर क्या होगा, x माइनस क्या होगा ये, या इसको ऐसे कर लीजिए, चलिए इसमें अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा 16x, और यहाँ पर क्या होगा प्लस क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 15। इसका मतलब देखिए कंपेयर करिए, यहाँ पर देखिए 30 था, अब घट के कितना आ गया 15 आ गया, तो दोस्त वही 15 घटाया गया है। तो यहाँ पर इसका एक फैक्टर होगा। कंसेप्ट दोस्त निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। आइए मैं अगले खूबसूरत सवाल की ओर ले चलता हूँ। चलिए इस सवाल का आंसर दीजिए। चलिए इस सवाल के लिए कह रहा है के किस मान के लिए, दोस्त क्या कह रहा है, के किस मान के लिए जो आपको ये समीकरण दिया गया है, कह रहा कोई हल नहीं है। तो दोस्त आपको बताया गया था, हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कराया था, जब भी बात करें कोई हल नहीं है, तो जो कहने का अर्थ है कि जो दोनों आपको बताया गया था, ये इक्वेशन लिखाए थे e1x प्लस क्या है यहाँ पर b1y प्लस क्या है c1 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन लिखाया था a2x प्लस क्या है b2y प्लस क्या है c2 इक्वल टू 0। जब दोस्त क्या कोई हल ना हो तो हमने डिस्कस कराया था a1 a2 इक्वल टू क्या होता है b1 b2, यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू c1 c2। यह कंडीशन हमने आपको डिस्कस कराया था। जब कोई हल ना हो तो आप कमेंट करिए, हमने ये डिस्कस कराया था जब कोई हल ना हो तो आप इसको क्या होंगे, आश्रित होंगे कि अनाश्रित होंगे, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो ये हमने डिस्कस कराया, अगर न समझा पिछला लेक्चर देख लीजिएगा। ये कह रहा कोई हल नहीं है, तो इसका मतलब क्या, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये किस कंडीशन के अनुसार कंपेयर करिए, ये जानते हैं e1 का मान क्या होगा। ये दोस्त e1 का मान अगर इससे कंपेयर किया इस इक्वेशन से और ये इससे, तो आप कहेंगे e1 का मान क्या मिलेगा, यहाँ पर कोफिशिएंट देखेंगे 1, यहाँ पर क्या a1 का मान 1 अपान a2 का मान देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 5, यहाँ पर लिखेंगे 5, यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे b1 का मान यहाँ पर 2 है, अपान क्या लिखेंगे b2 का मान यहाँ पर क्या है k है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, k बराबर क्या आ गया यहाँ पर 10 आ गया। ये तो एक बेसिक क्या है कंसेप्ट है, जब भी हमने बताया था कि नो सॉल्यूशन हो तो दोस्त इस तरह करेंगे। तो आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी। या सेकेंड मेथड यह है कि आप लोग पढ़े होंगे मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट पढ़े होंगे, जब भी दोस्त नो सॉल्यूशन होता था हम जानते थे d इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, d इक्वल टू 0 मतलब क्या है, जो कोफिशिएंट क्या है x y का लेना है। देखिए यहाँ पर लेते हैं, इसी लाइन में एक लाइन बताते हैं सवाल। देखिए जब भी कहेगा कि यहाँ पर नो सॉल्यूशन तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई लिखिए। देखिए एक यहाँ पर कोफिशिएंट x का कितना है, एक कोफिशिएंट गुणांक y का क्या है 2 है, 2 लिखना है। उसके बाद कोफिशिएंट उसके नीचे क्या है x का कितना है, यहाँ पर 5 है, इसका क्या है यहाँ पर k है। हम लोग डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करते थे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा k माइनस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो k बराबर 10। ऐसे भी कर सकते हैं दोस्त, मैं दोनों मेथड बताने का प्रयास किया, तो आपको यहाँ पर सबसे आसान दोस्त यह लगा। आप लोग कमेंट करिएगा कौन सा मेथड अच्छा लगा। आइए मैं अगले सवालों की ओर आपको ले चलता हूँ। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए इस सवाल के उत्तर के लिए देखिए दो मेथड बात करते हैं हम। जब भी एक मूल इसका एक शून्यक हो, ठीक है, एक मूल क्या है इसका एक शून्यक है,
शून्य का मतलब दोस्त क्या है, एक मूल, एक शून्य का मतलब हमने बताया था क्या है, पिछले लेक्चर में डिस्कस कराया, जब भी शून्य की बात करें वो मूल के बराबर होगा। जब मूल कहे तो वह शून्य कहे कोई अंतर नहीं है, या जीरोज कहे दोस्त या रूट्स कहे तो कोई अंतर नहीं। इस बात को आपको समझना चाहिए। देखिए यहाँ पर जब भी इस जो इक्वेशन का एक रूट्स होगा, ये एक रूट्स क्या है, यहाँ पर कह रहा कि इसका रूट्स या मूल 2 है, तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के है, यहाँ पर इक्वल टू 0 या 0 समझ सकते हैं। यहाँ पर x बराबर क्या है, इसको 2 यहाँ पे इस इक्वेशन में रखिए और सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 2 रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 10 होगा, प्लस के इक्वल टू 0, तो यहाँ के इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो यहाँ पर के का मान क्या मिला दोस्तों, यहाँ पर 6 मिला, ऑप्शन नंबर आपको बी मिला। या सेकंड मेथड समझ लीजिए। सेकंड रूल्स क्या कहता है, जब भी एक रूट्स करा, एक इसका एक रूट्स है, तो दोस्त आप जानते हैं, अभी हमने डिस्कस कराया था, यहाँ पर जब रूट्स हो तो क्या करते थे उसको जानते, ये क्या है, इसका पावर देखेंगे, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसको 2 बार लिखेंगे। हमने पिछला सवाल भी डिस्कस कराया था, x माइनस 2, यहाँ पर x माइनस क्या हो, यहाँ पर लिखेंगे 2। अब इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, आपको यहाँ पर लाना 5x, तो यहाँ पर कितने मल्टीप्लाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर यहाँ अंदर क्या होगा माइनस 2x होगा, लेकिन आपको लाना कितना -5, तो यहाँ पर आपको करना होगा -3। तो दोस्त इसके अंदर देखिए, अब यहाँ पर अब इसको सॉल्व करिए, अंदर क्या होगा x स्क्वायर, यहाँ पर -5x होगा, अब इसके अंदर ले जाएंगे क्या होगा +6 होगा। अब इससे जब कंपेयर किया जाए, आप बताइए कंपेयर करेंगे के का मान क्या आएगा, के का मान आएगा 6, तब भी ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा बी। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। मैं आइए अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए आइए अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। कहा दो समीकरण आपको कहा कि यह क्या आलेख परिच्छेद करते हैं, अर्थात दो, अगर मान लीजिए आपको इक्वेशन को ग्राफ दिया गया है, टू पेयर ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्ट करते हैं, तब कहा कि सॉल्यूशन क्या होगा। आप जानते हैं तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर लाइन इस तरह, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी है, ये कह रहा है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। देखिए कहीं भी इंटरसेक्ट करा दीजिए, देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट होंगे, तो यहाँ पर मानते हैं सी डी, अर्थात ये सपोज कर सकते हैं ये लाइन क्या थी, आपको e1x प्लस क्या है, यहाँ पर b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 था। ये दूसरी लाइन मान लेते हैं क्या, e2x प्लस क्या है b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पर ये, चलिए यहाँ पर इसको इस तरह दिखाते हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट किए हैं, तो आप बताइए इसके जानते हैं एक्स वाई के कितने मान मिलेंगे, एक ही मान मिलेंगे। अगर इसको दोनों को समीकरण आपको दिया होता तो एक्स वाई का मान एक ही मिलेगा, तो एक्स वाई एक ही मान मिलेंगे। यहाँ पर जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, मानते हैं इसका डी इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, तो क्या होगा, इसमें केवल एक हल होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दो लाइनें आपस में जब भी इंटरसेक्ट करें, जो समीकरण आपस में इंटरसेक्ट करें, तो दोस्त क्या होगा, एक यूनिक हल होगा ये, या एक हल होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर मिल जाएगा सी। आइए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। ये तो सभी लोगों ने सही जवाब दिया होगा ये, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं था। ये यहाँ पर x बराबर 1 रखिए, y बराबर 2 रखिए, तो रख दीजिए दोस्तों। यहाँ पर ए बी का मान निकाल लीजिए। इस इक्वेशन में क्या रखना है दोस्त, यहाँ पर मैं ये आपको थोड़ा कम देखिएगा। चलिए यहाँ पर x बराबर 1 रखेंगे और क्या y बराबर 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, या इंग्लिश में देख लीजिए या हिंदी में। चलिए यहाँ पर रखेंगे 1 रखेंगे, आपको मिल जाएगा 2 प्लस क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4, b इक्वल टू क्या होगा 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पर b का मान आपको मिल जाएगा, यहाँ पर 3 मिल जाएगा, तो b बराबर आप 3 कर लीजिएगा। और यहाँ पर अब क्या रखना होगा, इस इक्वेशन भी रख लीजिए। इस इक्वेशन में क्या रखना है, फिर वही x बराबर 1 है, तो आपको मिल जाएगा a, और यहाँ पर क्या रखना है, आपको मिल जाएगा -6 इक्वल टू क्या होगा -4, तो यहाँ पर आपको e इक्वल टू मिल जाएगा अब +2। तो ये आंसर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर आपको ए का मान 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिल जाएगा। समीकरण का निकाय का अद्वितीय हल हो, आपको अभी डिस्कस कराया था पिछले लेक्चर में, अद्वितीय हल किसे कहते हैं, यूनिक हल किसे कहते हैं, तो वह निकाय क्या कहलाता है। यूनिक हल का मतलब क्या है, यूनिक मतलब हल क्या होता है दोस्त, यहाँ पर जब दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ पर दोस्त क्या है, दोनों लाइनें क्या होती हैं,
ये आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ए से बी, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ए, यहाँ पर सी से डी। तब जानते हैं दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, केवल मात्र यहाँ पर यही एक यूनिक हल मिलेगा। अगर मान लीजिए इक्वेशन दिया होता है, यहाँ पर मानते हैं उस सवाल का आंसर क्या था, एक्स वाई, यही यूनिक हल है। तो आप लोग जानते हैं इसे क्या कहते हैं, अविरोधी करते हैं, अविरोधी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा ये। अब दोस्त यहाँ पर हम बात करते हैं कि यह विरोधी क्यों नहीं होगा। विरोधी का मतलब दोस्त क्या है, दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होती है। आप यहाँ बताइए, जब दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कभी ना करें, ये मान लेते हैं ए, यहाँ पर बी है, अब अगली लाइन क्या है, यहाँ पर सी डी है, क्या दोस्त ये लाइन दूसरे कभी इंटरसेक्ट करेंगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इसलिए कहते हैं इसके लिए ये लाइनें क्या है, विरोधी है। तो इसे अगर विरोधी की बात करता, जब सवाल पूछा यहाँ अद्वितीय हल की बात कर रहा है, जब यहाँ पर कहता कि दोस्त कोई हल ना हो, तो दोस्त यहाँ पर ये कोई हल ना हो तो क्या होता होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है। क्योंकि कब होता कोई हल नहीं, जब दोस्त ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करें। लेकिन सवाल में कह रहा कि यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, अद्वितीय मतलब क्या होता है, वहां लाइनों को इंटरसेक्ट करना। और ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं होगा, जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर हो, तो दोस्त यहाँ पर एक लाइन हो गई, यहाँ पर एक दूसरा, इसका मैं कलर को चेंज करता हूँ, उसके ऊपर लाइन, ये आश्रित हो गया है। तो इसके लिए दोस्त क्या लिखा था, अनगिनत हल होंगे। आइए मैं अगले सवाल की ओर लेके चलता हूँ। आइए अगले सवाल की ओर चलिए। इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए अभी हमने डिस्कस भी कराया, तो इस सवाल का उत्तर आप कमेंट करिए। अभी मैंने पिछले ही सवाल में इसका रूल्स और नियम बताने का प्रयास किया। देखिए कह रहा यदि समीकरण e1x प्लस b1y कह रहा कि एक आलेख एक दूसरे को क्या परिच्छेद करे, क्या करे दोस्त, यहाँ पर परिच्छेद करे मतलब इंटरसेक्ट करे। तो दोस्त जानते हैं क्या होगा, अभी हमने डिस्कस कराया, यहाँ पर ये भी इंटरसेक्ट हम लोग किए भी थे। एक लाइन इधर हो गई और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक लाइन दोस्त यहाँ पर इंटरसेक्ट किया। तो जानते हैं इसके लिए हमने डिस्कस कराया दोस्त, यहाँ पर क्या हो गए, हमने डिस्कस कराया लाइनों के लिए। ये लाइन आपको दी गई है, ये भी लाइन दी गई है। अब जानते हैं इसके जो पॉइंट होंगे एक्स वाई आएंगे, तो जानते हैं क्या होगा, केवल एक हल होगा, अर्थात यूनिक सॉल्यूशन होगा, अनगिनत हल इसलिए नहीं होगा जब दो लाइनें एक दूसरे पर आश्रित हो, अनगिनत हल होगा। और हमें डिस्कस कराया जब जो दो लाइनें आपस में क्या कभी इंटरसेक्ट करे ही ना, अर्थात इस लाइन में क्या होगा, कोई हल नहीं होता। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवालों की ओर आपको ले चलता हूँ। चलिए इस सवाल का आंसर देना है दोस्त, यहाँ पर देखिए इस सवाल का आंसर देखिए, अभी ये भी हमने डिस्कस करा लिया। देखिए कितने अच्छे सवाल था। अगर एक बार आपको नियम पता हो जाए दोस्त, नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्त। यहाँ पर मैं बार बार वही नियम देखिए कितनी बार सवाल आ रहा है। कह रहा है एक युगपत समीकरण निकाय e1x प्लस यहाँ b1y यहाँ पर c1 कह रहा कि आलेख समपाती हो। समपाती का मतलब क्या है, यहाँ पर आश्रित हो, क्या हो, आश्रित हो। तो दोस्त यहाँ पर वह क्या हो, यहाँ पर कॉन्सिडेंट हो, इसे कहते हैं कॉन्साइड हो। तो दोस्त यहाँ पर इक्वेशन की बात करेंगे। अब पूछ रहा है, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा, चलिए इधर करता हूँ, अब दिख रहा है। चलिए यहाँ पर कह रहा कि इसके लिए क्या होंगे, अभी हमने डिस्कस भी कराया दोस्त। यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर सपोज कर लेते एक लाइन है, यहाँ पर एक हमें लाइन है, यहाँ पर आश्रित का मतलब क्या, एक दूसरी लाइन इसी पर ड्रा कर दी जाए। एक लाइन यहाँ पर क्या, दूसरी लाइन पर इस तरह दूसरी लाइन आप इस पर ड्रा हो जाएगी, तब उससे कहेंगे एक लाइन दूसरी लाइन पे क्या है दोस्त, आश्रित है। क्या होगा, ये आश्रित है, या इसे कहेंगे समपाती है। अब दोस्त यहाँ पर कहने का अर्थ है, अगर इक्वेशन के रूप में समझ सकते हैं। देखिए a1 अपान क्या होना चाहिए, यहाँ पर a2 इक्वल टू क्या होगा, b1 b2 इक्वल टू यहाँ पर c1 c2। अर्थात जो इक्वेशन दिए गए ये दोनों इक्वेशन यहाँ पर जब क्या होंगे, इस तरह होंगे, समपाती होंगे, तब जानते हैं जब x और सब सारे कोफिशिएंट आपस में जब बराबर होंगे, तो दोस्त आप एक्स वाई का मान निकाल ही नहीं पाएंगे। तो जो भी एज्यूम कर लेंगे वही क्या होगा, ये एक्स वाई का मान होगा। अर्थात कह सकते हैं इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा, क्योंकि एक लाइन दूसरी लाइन पे आश्रित है, तो इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट होंगे। जो भी सपोज कर लीजिए यहाँ पर वो इसका आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। चलिए इस सवाल का आंसर देना है। इस सवाल का आंसर दोस्त आप कैसे देख पाएंगे, ये तो सबसे आसान रूल्स है, मेथड है। इस सवाल के करा है 1 2 3 4 का क्या निकालना, आपको निकालना माध्य। क्या निकालना है, माध्य मतलब क्या होता है दोस्त, आप मीन होता है। क्या निकालना है, मीन। मीन का फार्मूला आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो लिख लीजिए। मीन बराबर क्या होता है दोस्त, यहाँ पर ये क्या होता है, सिग्मा एन।
सिग्मा एन बाई क्या होता है कैपिटल एन, ये इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये मीन की बात करें यहाँ पर, ये तो मीन मतलब क्या होता है, सिग्मा एन क्या है, सारे टर्म को जोड़िए। और दोस्त ये जानते हैं कि ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है, देखिए 1 2 3 4 आप लोग फार्मूला जानते होंगे, सिग्मा एन का फार्मूला जानते हैं क्या होता था, आप लोग पढ़े हैं, एन प्लस 1 क्या होता है बाई 2 होता है, इस फार्मूले को आप जानते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा एन का तो यहाँ पर इसका फार्मूला जानते हैं, जब क्या संख्याएं 1 2 3 शुरू हो तो यहाँ पर ये जानते हैं। तो यहाँ पर तो मीन सवाल का आंसर क्या होगा, तो हम लोग सिग्मा एन के स्थान पे क्या रख सकते हैं, एन प्लस 1 रख सकते हैं, और यहाँ पर क्या बाई क्या कर सकते हैं 2, और एन पहले से था, तो सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा दोस्तों एन प्लस 1 क्या मिल जाएगा, यहाँ पर बाई 2 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। आइए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ, अगले सवाल पर डिस्कस कराते हैं। देखिए चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस सवाल का आंसर देना है, कहा सी के किस मान के लिए, तो क्या कह रहा है, सी के किस मान के लिए जो भी आपको क्वाड्रेटिक द्विघात इक्वेशन दिया गया है, द्विघात समीकरण के मूल क्या है, यहाँ पर समान है। मूल क्या है, फॉर विच ऑफ द वैल्यू ऑफ द सी, आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ द सी विल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द सेम रूट्स, जब दो सेम रूट्स हो तो आप लोग याद होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इसी ये गिवन है, जब इसके दो मूल आपस में समान होते हैं हम लोग d इक्वल टू 0 करते हैं, क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करते थे, या d की वैल्यू क्या होती आप लोग जानते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करते हैं, जब भी बात करें किसकी, डिस्क्रिमिनेंट की बात करें, अर्थात यहाँ पर जब इसके रूट्स क्या होंगे यहाँ पर समान होते हैं, तो हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0, अर्थात क्या है यहाँ पर, इसे हिंदी में कहेंगे विभिक्तर इक्वल टू 0 होता है, आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर d इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे b स्क्वायर, यहाँ पर देखिए इसका कोफिशिएंट x का गुणांक उसका स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4 द फार्मूले में होता है, a मतलब क्या है x स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर c इक्वल टू 0। अब जानते हैं यहाँ पर c का मान निकालना है, तो b स्क्वायर यहाँ पर अपान क्या होगा 4a इक्वल टू क्या होगा c होगा, तो c का मान क्या मिल जाएगा, b स्क्वायर अपान 4a, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के एक मूल दूसरे मूल का दोस्त क्या को व्युत्क्रम हो, यहाँ बात कर रहा है व्युत्क्रम मतलब क्या, अपोजिट हो, उल्टा हो, या कहे यहाँ पर एक रूट्स दूसरे रूट्स का रेसिप्रोकल हो, तो आपको क्या निकालना है, तो आपको कंडीशन क्या मिलेगी। तो दोस्त आप लोग जानते हैं जब एक रूट्स अगर एक अल्फा लेंगे, दूसरा रूट्स क्योंकि उसका व्युत्क्रम 1 बाई अल्फा लेंगे कि नहीं, आप कहेंगे सर हाँ, यहाँ पर क्योंकि एक रूट्स करा है, अब जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघात समीकरण है, इसके दो ही मूल होंगे, एक हमने कह दिया सवाल में, एक अल्फा लीजिए, दूसरा उसका उल्टा 1 बाई अल्फा ले लिया है। तो दोस्त आप लोग जानते हैं अगर यहाँ पर ये ax स्क्वायर प्लस क्या हो bx प्लस c इक्वल टू 0 हो, तो हम लोग पढ़े मूलों का योग, मूलों का योग क्या होता है माइनस b बाई ए, और पढ़े थे मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे मूलों का, आप लोग पढ़े मूलों का गुणनफल, यहाँ लगाएंगे गुणनफल, गुणनफल क्या होता है दोस्त आप लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है c बाई ए, यही होता है। तो इस इक्वेशन के अनुसार क्या होगा, हमारे मूल क्या हैं आप लोग जानते हैं, एक अल्फा लिए हैं, दूसरा क्या होगा 1 बाई अल्फा हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन के अनुसार क्या होगा c बाई ए होगा, ये अल्फा अल्फा कट जाएगा तो c इक्वल टू ए मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए दोस्त, यहाँ पर जब भी एक रूट्स दूसरे रूट्स का कहे रेसिप्रोकल है तो आपको पहला रूट्स अल्फा लेना पड़ेगा, दूसरा रूट्स क्या होगा रेसिप्रोकल में उल्टा, तो हमने कहा मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, फार्मूला हम जानते हैं c बाई ए, तो हमने दो अल्फा लिया 1 बाई अल्फा आपस में कट गया। आइए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ, चलिए इस सवाल का आंसर देखिए, कह रहा है किसी स्टॉक में धन लगाना ज्यादा क्या है लाभप्रद है, कह रहा है इन विच स्टॉक द मोर प्रॉफिटेबल द इन्वेस्ट मनी,
कहा ए में अगर आप ज्यादा पैसा लगाएं कि बी में ज्यादा पैसा लगाएं कि मुझे पैसा किसमें ज्यादा मिलेगा। पैसा ज्यादा मिलने का मतलब क्या है, यहाँ पर लिखिए ए, यहाँ पर लिखिए बी, ठीक है। यहाँ पर क्या है लिखिए, यहाँ पर ए लिखिए, यहाँ पर मानते चलिए, यहाँ पर चलिए इसको देखते हैं, यहाँ पर बी लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको लिखना होगा, देखिए 100 क्या है, यहाँ पर 143 लिखिए और इसके आगे क्या लिखिए 10%, 10% ए की बात करेंगे। अब फिर बी की बात इसके नीचे जस्ट लिखिए, यहाँ लिखिए 93 और दोस्त यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर क्या करिए 7 कर दीजिए। क्या परसेंटेज दिया था हमने, परसेंटेज को एक साइड किया और यहाँ पर रुपए को एक तरफ किया। अब क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, आपको मिलेगा 930 मिलेगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 तरीके का, इसका 1 और हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 1000। तो दोस्त ये देखिए क्या ये ए के सामने, ये देखिए ए, यहाँ पर ए है, सॉरी बी है, यहाँ पर ए है, ए की वैल्यू कितनी है 30। तो वैल्यू रुपए में किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, आपको लग रहा होगा यहाँ पर बी की, दोस्त यहाँ पर बी की जो वैल्यू है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी 1001 रुपए है, इसके पास इसको 930 रुपए है। तो शेयर किसके ज्यादा लाभप्रद होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बी को ज्यादा पैसे हैं तो इसमें शेयर लगाना आपको ज्यादा लाभ होगा। तो सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार देख लीजिए, हमने कहा ये दो लोग हैं, ए और बी लिख लिया, कहा 143 पे 10% का, यहाँ पर 10% था, यहाँ पर 93 था, उसका 7%, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखिए 930 आया, 1001 आया, तो आपको यहाँ पर ज्यादा वैल्यू किसमें मिली, बी में मिला। आपको यहाँ पर कहा किसमें ज्यादा लाभप्रद होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका आएगा बी में ही आपको ज्यादा लाभ होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर लेके चलता हूँ। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर कहा एक व्यक्ति 1250 रुपए, यहाँ पर 10 वाले मूल्य को शेयर पर लगाता है। जब शेयर का भाव क्या कहता है 900 क्या सॉरी 9.50 हो जाता है, तो उसे क्या करता है, उसको सेल कर देता है, तो होने वाली हानि ज्ञात कीजिए। कह रहा है ये पर्सन इन्वेस्टमेंट, ये कोई पर्सन है, ये कह रहा है क्या है 1250 रुपए इन्वेस्ट करता है, इसका जानते हैं, यहाँ पर दिया गया यहाँ पर 10 रुपए के रूप में। करा व्हेन द शेयर मार्केट प्राइस, करा कि आपको लाश निकालना है। देखिए पहले 10 रुपए पे लगाया तो उसका शेयर कितना गिर गया 9.5, तो कितना गिरा दोस्त यहाँ पर, तो हम लिखेंगे 10 इसको 00 कर देते रहे, माइनस कितना हो गया 9 पॉइंट क्या कर देंगे 5, इतना हुआ। और दोस्त क्या करेंगे, ये लाश की बात कर रहे हैं, यहाँ लिख लीजिए लाश, क्योंकि लाश ही निकालना है, होने वाली हानि निकालना है, तो लाश ही निकालना है, तो लाश। लाश कितना है टोटल अमाउंट, यहाँ लिखिए कितना है 1250 होगा, अपान क्या होगा यहाँ पर लास्ट जानते हैं पहले वाले प्रॉफिट से ये जो शेयर लगाता है उससे डिवाइड किया जाता है। एक बार ध्यान से जानिए, ये हानि हुई तो पहले 10 था, अब घट गिर कितना हो गया 950 हुआ, कितने कमी आई तो हम घटाएंगे, जो भी वैल्यू आई यहाँ से लिख लेंगे। और टोटल शेयर का इतना 1250 था, 1250। और यहाँ पर जानते हैं पहले वाला जो शेयर है उससे क्या करते हैं हम लोग डिवाइड करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 1200 आपको मिल जाएगा 50 इंटू यहाँ पर मिले कितना दशमलव मिल जाएगा आपको 50 बाई क्या होगा 100 होगा ये, और इसका दशमलव हटा दीजिए, नीचे कितना होगा 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 50 दूना 50 होगा, एक जीरो इससे कट जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2 6 12, अर्थात 62 दशमलव क्या होगा 5% की इतने क्या रुपए की हानि होगी। तो यहाँ पर होने वाली हानि क्या होगी 62.5 होगा, ऑप्शन नंबर इसका मिल जाएगा यहाँ पर बी। आइए दोस्त मैं अगले सवाल की ओर लेके चलता हूँ, एक बार ध्यान से देखेंगे निश्चित रूप से आपको समझ आ जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर चलिए। यहाँ पर देखिए कह रहा कि ए और बी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया, अर्थात दोनों ने क्या किया मिलकर, ए और बी ने, देखिए आपको यहाँ पर दिया गया ए बी ने मिलकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर ए और बी ने, अब क्या कहता है ए ने, ए की बात कर रहा है, वह 36,000 लगाता है कितने 8 माह के लिए। तो दोस्त यहाँ पर ए की बात करेंगे, यहाँ पर देखिए ए लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, इसको और ऊपर करते हैं। चलिए यहाँ पर आप लोग दिख रहा होगा ए, और यहाँ पर लिखेंगे बी, ए बी, इसका रेशियो क्या होगा, ए ने कितना लगाया देखिए 36,000 लगाया, 36,000 लगाया कितने महीने के लिए, ये 8 महीने के लिए। और यहाँ पर कहा कि जो पूंजी आई, कहा जबकि, यहाँ पर कहा जबकि कुछ पूंजी x, तब मान लेते हैं क्या है बी ने भी लगाया यहाँ पर, जबकि बी ने
क्या यहाँ पर बी ने भी लगाया, जबकि यहाँ लिखना है बी ने, जबकि बी ने कुछ पूंजी, मान लेते हैं कि बी ने यक्स पूंजी लगाया 6 महीने के लिए, और दूसरी यहाँ पर ये हो गया, ये कंडीशन दिया गया है। अगर इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, अगर इसका रेशियो अगर निकालना चाहते हैं, तो आप रेशियो क्या होगा, या अनुपात के रूप में लिखना चाहते हैं, अनुपात, चलिए बराबर नहीं अनुपात लगाते हैं, तो अनुपात के रूप में क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर कहेंगे, अगर यहाँ पर देखिए कट जाएगा कितना आएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 36, 8 6 48 रहेगा, तो 48,000 रेशियो क्या हो जाएगा, यक्स जाएगा। अब सवाल में दोस्त क्या कहा है, सवाल में दोस्त ये कहा है कि यहाँ पर अंत में बी को कुल लाभ कहा, और वास्तव में देखिए बी, अब बी अगर यहाँ पर देखिए बी की बात करते हैं, देखिए बी बराबर निकालना है, बी का हिस्सा अगर इन दोनों निकाले कितना होगा, बी का हिस्सा कैसे निकालते थे हम लोग जानते हैं, पहले जो बी, यहाँ बी देखिए बी के नीचे यक्स है तो यक्स हो जाएगा, तो यक्स अपान टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 48,000 है, एक जीरो रहेगा 48,000, और दोस्त क्या होगा प्लस क्या होगा यक्स को टोटल अमाउंट इनटू करा प्रॉफिट का, प्रॉफिट मानते हैं टोटल प्रॉफिट वाई है, ये क्या हो गया, ये प्रॉफिट वाई हुआ। सवाल में कह रहा है कि कुल लाभ का, मान लेते हैं कुल लाभ वाई है, कुल लाभ का यहाँ पर क्या है 15 बटे कितना मिल रहा है 31 मिल रहा है, किसके यहाँ पर जो प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट हमने वाई लिया है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक्स का मान निकल जाएगा, वही आंसर आ जाएगा। अब देखिए वाई वाई कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 31 एक्स हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इसको लिखो ऐसे लिख सकते हैं, आपको मिल जाएगा 31 यक्स बराबर क्या होगा 15, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 48,000, यहाँ पर प्लस क्या होगा यक्स होगा, तो यहाँ पर यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 16, यहाँ पर आ जाएगा 31 है, इधर 15 एक्स आएगा 16 एक्स आएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 48,000 गुणे 15 बटे नीचे कितना है, ये आएगा 16, यहाँ पर 16 3 48, तो कितना होगा 15 3 45 000। तो इसको दोस्त कह सकते हैं, उसको कितना लगाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा डी, बी ने कुल कितनी पूंजी लगाई, यहाँ पर 45,000 लगाई। एक बार और देख लीजिए, पहले ए बी ने मिलकर व्यापार प्रारंभ करते हैं, यहाँ पर ए ने अपना कहा कि 36,000 लगाया 8 माह के लिए, जबकि बी ने कुछ पूंजी, मान लेते हैं पूंजी यक्स लगाई, वह 6 माह के लिए यहाँ पर लगाया। इन दोनों का अगर पूछा जाए रेशियो क्या होगा, अनुपात कितना आ गया, हमने कहा कि जो प्रॉफिट बी के प्रॉफिट का, तो बी का प्रॉफिट मान लो टोटल प्रॉफिट वाई है, तो यह क्या हो जाएगा वाई, तो बी का हिस्सा क्या होगा यक्स अपान क्या होगा टोटल अमाउंट इक्वल टू, यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर लेके चलता हूँ, चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। इस सवाल का उत्तर दोस्त यहाँ पर देखिए, किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर, किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि बट्टा 20% दिया जाए तो आपको क्या होगा, लाभ क्या होगा। यहाँ पर सवाल पूछा है, तो यहाँ पर तो क्या होगा, लाभ क्या होगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा, तो लाभ क्या होगा, यहाँ पर आगे लिख लीजिएगा, by the giving the discount of the 10% of the mark price, the twice the shopkeeper make the profit 20%, if the discount 20% the given profit। तो आपको प्रॉफिट आपको निकालना है, कितना होगा ये प्रॉफिट, कितना होगा यहाँ लिख लीजिए प्रॉफिट, यहाँ पे लाभ कितना होगा। चलिए हम बात करते हैं अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य मान लेते हैं, इसे कहेंगे अंकित मतलब कास्ट प्राइस, अंकित मूल्य मतलब कास्ट प्राइस मान लेते हैं कि 100 रुपए, ठीक है। अब क्या यहाँ पर 10% का क्या दिया, यहाँ पे देखिए बट्टा दिया, छूट दिया अर्थात डिस्काउंट दिया, तो इसका सेलिंग प्राइस मतलब कितने बेचा होगा उसे कहेंगे विक्रय मूल्य। तो जानते हैं 100 का 10% मतलब क्या होगा 90/100, अर्थात उसको कितने में बेचा होगा 90 रुपए में बेचा होगा, 90 रुपए में बेचा होगा। तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। तो दोस्त यहाँ से क्या होगा, तो क्रय मूल्य कितना होगा, कास्ट प्राइस, यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है, यहाँ पर यह लिख दीजिए मार्क प्राइस, सॉरी यहाँ पर मार्क प्राइस होगा, यहाँ अंकित मूल्य को मार्क प्राइस करते हैं तो यहाँ एमपी लिखेंगे, और यहाँ पर क्रय मूल्य को लिखते हैं सीपी लिखते हैं कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस कितना होगा, अब जानते हैं यह फार्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणे क्या होता है यहाँ पर 100 बटे कितना होता है लाभ, मतलब क्या होगा 120 होगा, तो ये इसका लाभ हो जाएगा। तो दोस्त इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका कास्ट प्राइस आएगा, यहाँ पर एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पर जानते हैं 3 से कटा लीजिए, ये आपको मिल जाएगा, यहाँ पर या इसे कटाइए, देखिए एक जीरो इससे कट गया, यहाँ पे कटाएंगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ आपको 75 मिल जाएगा। देखिए इसे कटा सकते हैं, 3 से कटाएंगे, यहाँ पर 3 त्रिका 9 और यहाँ पे हो जाएगा 4 25 75 आ जाएगा। तो इसका उसका क्रय मूल्य क्या होगा, इसका क्रय मूल्य मतलब क्या है कास्ट प्राइस, या हिंदी में कहेंगे या शॉर्टकट में इंग्लिश में सीपी लिखते हैं,
तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पर क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य 75 है। अब दोस्त यहाँ पर कह रहा है यदि बट्टा 20% का दिया जाए, अगर दोस्त उसको कह रहा है यहाँ पर हमने मार्क प्राइस कितना था 100 था, अब कह रहा है उसको कितने में बेचा जाए। अब कह रहा है अब यहाँ पर अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना लिया जाए। कह रहा है कि 20% का बट्टा हमने मार्क प्राइस 100 लिया था, अब 80 में बेचा जाए, 80 में बेचा जाए। और जानते हैं क्रय मूल्य कितना है, तो लाभ कितने का होगा, तो आप बताइए लाभ कितना होगा। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 80 में से 75 घटाएंगे 5 आएगा, लेकिन लाभ परसेंटेज की बात कर रहा है तो लिखेंगे यहाँ पर अगर 400 रुपए का अंकित मूल्य, दोस्त किसकी बात कर रहा है, आपको बात कर रहा है कि अंकित मूल्य, अंकित मूल्य आपको दोस्त यहाँ पर दिया गया 400 रुपए है। कह रहा है कि एक क्या खिलौना गाड़ी को 8% के क्रमित 2 डिस्काउंट, अर्थात कह सकते हैं उस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगा दिया, अर्थात इस खिलौने पर 2 लगातार डिस्काउंट जब लगाए तो उसके लिए फार्मूला आप लोग नोट डाउन करिए। जब भी क्या लगातार 2 डिस्काउंट हो तो उसको हम सपोज कर लेते हैं ए, लगातार ये फार्मूला याद रखिए, x प्लस क्या है यहाँ पर y, जब लगातार डिस्काउंट की बात करें यहाँ पर तो लिखिएगा x इंटू y क्या लिखेंगे यहाँ पर 100, ये लगातार डिस्काउंट वाला सवाल है। तो दोस्त यहाँ पर क्या है, सेम डिस्काउंट लगाना, तो अर्थात जो x का मान होगा वही y का मान होगा, क्योंकि कहा कि 2 लगातार वही डिस्काउंट, अलग अलग भी हो सकता है लेकिन सवाल में एक ही डिस्काउंट 2 बार करा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 प्लस 8 और प्लस लिखेंगे 8 इंटू 8 बाई क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 100 फार्मूला में। तो इसको सॉल्व करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 16 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 8 टाइम 64 बाई 100, इतना परसेंट हो जाएगा पहला डिस्काउंट टोटल। और लेकिन सवाल में कह रहा है यदि दुकान का 16% अकेला बट्टा दिया जाए, अकेला परसेंट, अगर क्या है एक दोनों लगातार दिया जाए एक अकेला, तो उसको सपोज कर लेते हैं बी, तो बी जब अकेला रहेगा तो क्या है डायरेक्टली 16% हो जाएगा, अकेला है लगातार तो है नहीं। अब कह रहा कि तो घोषणा करे कि यह उससे होने वाली हानि कितना है। हानि देखिए आपको दिख रही होगी, हानि देखिए कैसे निकालेंगे, ये पहला वाला वैल्यू दी गई, ये क्या है दूसरा वाला, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हानि आएगी। तो दोस्तों इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं, चलिए अब हानि कैसे निकालेंगे, लिखेंगे हानि। हम जब भी हानि निकालते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में से क्या है हम लोग सेकंड घटाते हैं, तो क्या आएगा आप यहाँ देखने पे लग रहा है यहाँ पर 16% है, ये इतना हो जाएगा तो डायरेक्टली घटाएंगे ए और बी से घटाएंगे तो केवल क्या हो जाएगा, ये देखिए ये आपको 16 कट जाएगा तो 64 बाई कितना हो जाएगा आपको 100 होगा। लेकिन दोस्त ये वैल्यूम पूछ रहा है, लेकिन डिस्काउंट किस पे मिला 400 का, 400 कितना परसेंट होगा तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 400 का, और यहाँ परसेंटेज था ये देखिए यहाँ पर ये इतना परसेंटेज आया, परसेंटेज हटाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो यहाँ से कट गया, अब 2 जीरो यहाँ से कट गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, देखिए 8 चौक 4 चौक 16 हो जाएगा और यहाँ 6 चौक 24 25 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या 256, यहाँ पर 2 अंक पर हम लगा लेंगे तो आंसर कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिल जाएगा। तो दोस्त माई अगले सवाल की ओर लेके चल। दोस्तों इस सवाल का आंसर दीजिए। देखिए कह रहा किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ा के, दोस्त 30% क्या जब बढ़ा दिया था मूल्य, अर्थात वस्तु का मूल्य बढ़ा दिया जाता है, या उसका मार्क प्राइस, अर्थात इसका मतलब क्रय मूल्य। बात करेंगे क्रय मूल्य मानते हैं क्या था, पहले कुछ था 100 रुपए था, हम क्रय मूल्य मतलब क्या, इसको हिंदी में अगर इंग्लिश में कहेंगे कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस उसका 100 रुपए था। लेकिन दोस्त सवाल में कह रहा कि उसको 30% बढ़ा दिया जाए, बढ़ाना मतलब क्या आ गया, तो उसको कहेंगे अंकित मूल्य। क्या कहेंगे दोस्तों, अंकित मूल्य हो जाएगा, अर्थात हम क्रय मूल्य तो इतना था, अंकित मूल्य की बात आ जाएगी। तो अंकित मूल्य कितना होगा, इसे कहेंगे क्या कहेंगे एमपी लिखेंगे मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा दोस्त, जब बढ़ा दिया जाए तो 130 आ जाएगा। लेकिन 130 आ गया, फिर कह रहा कि अंकित मूल्य, अब छूट दे रहा है जो हमने ये बढ़ाया गया है, अंकित मूल्य पे कह रहा कि 10% का पहले छूट दिया जाए, फिर कह रहा 10% को छूट देके क्या करता है वह बेचता है, तो उसे क्या कहेंगे विक्रय मूल्य कितने का हो गया, विक्रय मूल्य। अगर इसमें लिखेंगे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे सेलिंग प्राइस कितने का हो गया, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 130 पे कितना पहले 10% डिस्काउंट दिया तो 90 बाई क्या परसेंटेज बाई 100 करेंगे, फिर एक और डिस्काउंट दिया देखिए 10%, इसके लिए भी क्या करेंगे 90 बाई क्या करेंगे 100 करेंगे। अब देखिए 2 जीरो यहाँ से ये जो कट जाएगा, एक जीरो इससे कट जाएगा। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया
तो दोस्त कितना मिल जाएगा 1053 बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 10। जब भी लाभ हान, ये देखिए मेरा क्या होगा, ये तो मेरा क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य। तो हम जानते हैं लाभ कैसे निकालते हैं। लाभ बराबर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, ये विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य में घटाते हैं। तो दोस्त आप लोग जानते हैं जब इसमें घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, इसमें ये क्या 15 क्या है 153 या 1053 बाई क्या करते हैं माइनस क्या है 100 घटाएंगे तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा। तो दोस्त जानते हैं कितना आ जाएगा 53 बाई क्या होगा 10। लेकिन दोस्त लाभ परसेंट पूछ रहा है तो यहाँ पर लिखिए, थोड़ा मैं ऊपर करना, चलिए यहाँ पर तब लिखेंगे लाभ परसेंटेज। लाभ परसेंटेज बराबर क्या होगा, लाभ कितने का हुआ आपको दिया गया 53/10 आया, और इंटू क्या 10 आया है, इंटू दोस्त क्या करना है 100 का मल्टीप्लाई करना है अपान क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हम लोग माना 100, ये से सॉल्व करेंगे 5.3% क्या होगा दोस्त उसको प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। आइए मैं अगले सवाल की ओर के लिए चलता हूँ। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। चलिए इस सवाल का आंसर देना है। इस सवाल के लिए कह रहा है एक दुकानदार अपनी साड़ियों का मूल्य लागत से 20% अधिक करता है। अभी जो डिस्कस कराया सेम उसी पर बेस्ड है, जो डिस्कस कराया सेम उसी बेस्ड है। तो दोस्त यहाँ पर पहले क्या हम मान लेते हैं कि इसका कास्ट प्राइस इसे कहते हैं, अभी हमने डिस्कस कराया ये जो कास्ट प्राइस है क्रय मूल्य है मानते हैं 100 रुपए हो गया, और अंकित मूल्य मतलब क्या मार्क प्राइस करते हैं, मार्क प्राइस कितना हो गया 120 हो जाएगा क्योंकि 20% बढ़ा दिया। और कह रहा है खरीदार को 10% का विक्रय, तो कितने में बेचा तो लिखेंगे एसपी। सेलिंग प्राइस कितने में बेच रहा है तो दोस्त यहाँ पर 120 में जब क्या क्या करेंगे 90 बाई छोड़ दिया, हमने क्या 100 में से 10 घटा लेंगे, बाई क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। अब जानते हैं क्या होगा 18 आएगा। तो लाभ कितना होगा तो लाभ जानते हैं। प्रॉफिट कितना होगा अगर रुपए में बात किया जाए तो दोस्त क्या हो जाएगा आप कह सकते हैं। इससे बात करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जब क्या करेंगे लाभ बराबर क्या होता है एसपी और माइनस क्या होता है यहाँ पर सीपी होता है। तो यहाँ पर इन दोनों को जब सेपरेट करेंगे आपको मिल जाएगा 8। लेकिन लाभ परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे 100 का मल्टीप्लाई करते हैं क्रय मूल्य से, इसको डिवाइड करते हैं, यह हो जाता है लाभ परसेंटेज। तब भी क्या आएगा 8 ही परसेंटेज आएगा, उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो सवाल का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर आपको बी। आइए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यह भी काफी अच्छा सवाल है, ये तो आप लोग जानते होंगे। कारण y अक्ष पर स्थित, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, y एक्सिस और x एक्सिस का पूछ रहा है। अगर y अक्ष पे अगर स्थित है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर इंग्लिश वाले अगर समझ रहे तो इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो दोस्त हम लोग जानते हैं जब एक्सिस बनाने की बात आती है तो हम इस तरह फॉर्म बनाते हैं, जानते हैं क्या होता है, ये होता है x, क्या होता है एक्सिस, ये होता है x एक्सिस। ये जानते हैं कि x डैश एक्सिस होता है, आप लोगों को याद होगा ये। यहाँ पर ये इसे कहते हैं y एक्सिस कहते हैं, अर्थात क्या कहते हैं y अक्ष कहते हैं, ये कहते हैं y क्या है, यहाँ डैश क्या होगा y क्या होगा y डैश अक्ष कर सकते हैं या एक्सिस कहेंगे। चलिए अब सवाल कर रहा है कि यहाँ पर ये आप लोगों को याद होगा दोस्तों, क्या याद होगा वो रूल वो मेथड याद होगा जब हम लोग कहते थे यहाँ पर x अक्ष पर स्थित हो, x अक्ष पे स्थित होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्थित हो तो यहाँ पर क्या होता था जब x अक्ष पे स्थित तो y इक्वल टू 0 करते थे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, आप यहाँ पर कहते हैं यहाँ ये लाइन इधर जा रही है x डायरेक्शन में तो इसका कामा क्या होता है x कामा 0 होगा। अगर पूछा होता कि x एक्सिस पे हो तो सवाल का ये पॉइंट क्या होता है, यहाँ पर ये इतना होता है। लेकिन सवाल पूछ रहा है अगर यहाँ पर स्थित हो, जानते हो y एक्सिस पे जब रहेगा क्या होगा, जो y एक्सिस पे स्थित रहेगा क्या होगा तो x की जो वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा 0 कामा y होगा, ये b होगा। तो यही कह रहा कि y एक्सिस पर स्थित, देखिए यहाँ पर ये मेरा यही डायरेक्शन y एक्सिस की बात कर रहा है, ये जानते हैं y एक्सिस पे स्थित जो कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर लिया है। देखिए नेगेटिव साइन लिया नहीं, नेगेटिव साइन है, लेकिन दोस्त आपको आंसर दिया पॉजिटिव साइन में, इधर भी जा सकते थे या इधर भी, लेकिन यहाँ पर बात करा है पॉजिटिव आंसर दिया तो हम आंसर अगर 0 माइनस y दिया तब भी सही होता है, 0 y दिया तब भी सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही होगा। कॉन्सेप्ट आपका दोस्त क्लियर होना चाहिए। मैं अगले सवाल की ओर लेके चलता हूँ। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। अभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, अभी हमने डिस्कस कराया। यहाँ पर कैसे डिस्कस कराया, हमने दोस्त कहा कि यहाँ पर जब भी एक्सिस की बात आती है, किसकी बात होती है, ये कहते हैं कि यहाँ पर ये जानते हैं इस तरह ये होता है x एक्सिस, किसकी बात है यहाँ पर बात करेंगे किसकी x एक्सिस की बात करेंगे
तो इसको कहेंगे x एक्सिस है मेरा, ये x है, ये क्या है x डैश है, ये क्या है y, ये क्या है y डैश है। अब यहाँ बात करा है x अक्ष, जब जानते हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका जब यहाँ से जाएंगे, अभी हमने डिस्कस कराया, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप कहेंगे सर ये x कामा 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर y पे जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे 0 कामा क्या होगा, ये y होगा, यहाँ पर y होगा, ये मान लेते हैं b है। अब यहाँ पर दोनों के मिलाएंगे, कोई पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट बनेगा, तो मान लेते हैं कि इसका पॉइंट, ये लाइन थोड़ी तिरछी होगी, चलिए ये पॉइंट P है, P है, यहाँ पर क्या हो एक्स वाई होगा। अब सवाल में क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा किसी बिंदु की, कोई बिंदु हमने यहाँ P सपोज कर लिया, कह रहा x अक्ष से दूरी, x अक्ष यही मेरा है, इसको सीधी लाइन करते हैं, चलिए यहाँ पर इसकी दूरी कितनी है, ये जानते हैं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये y के पैरेलल होगी, अर्थात y डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, y होगा। तो दोस्त y को ही क्या कहता है, आप लोग जानते हैं इसे ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं, आप लोग जानते हैं, इसे कहते हैं कोटि कहा जाता है। एब्सिसा जिसे कहते हैं, एब्सिसा मतलब भुज होता है, एक्सिस नहीं है, आलेख भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा फनी चाहिए। आप जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे भाई बहन, यहाँ जब एक्सिस की बात करता है, ये जानते हैं, कह रहा x इक्वल टू क्या, ये क्या होता है दोस्त, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा इस तरह का दिखा दें, चलिए ये दोस्त क्या होता है, ये x होता है, ये x डैश होता है, यहाँ पर ये क्या होता है, इधर y होता है, ये क्या होता है y क्या डैश होता है, ये होता है। अब यहाँ पर बात क्या कर रहा है, बात दोस्तों कर रहा है कौन सी, x की, ये कह रहा है कि x बराबर आपको ड्रा करना है। देखिए आपको x बराबर कितना ड्रा करना है, x बराबर -4 ड्रा करना है। देखिए यहाँ पर ड्रा करते हैं, देखिए यहाँ पर ये लाइन आपको दिख नहीं होगी, चलिए इससे मैं ड्रा करता हूँ। चलिए यहाँ पर ये इस कलर को, चलिए यहाँ पर देखिए x इक्वल टू जब 4 लेंगे तो क्या होगा, -4 लेंगे, यहाँ पर देखिए ये जानते हैं 0 0 होता है, आपको जाना किधर है, आपको नेगेटिव साइन की तरफ जानता है। यहाँ पर क्या होगा, माइनस क्या होगा, यहाँ पर -4, 0 होगा। अगर ये लाइन की बात करेंगे तो ये लाइन क्या हो जाएगी, यही लाइन x इक्वल टू -4 है। अब जानते हैं ये लाइन क्या है, ये और दोस्त ये लाइन क्या है, ये y डैश है, तो ये किसके पैरेलल होगी, ये दोस्त क्या y क्या होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो सवाल का आंसर दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पर y एक्सिस के क्या होगी, ये पैरेलल होगी। तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ये आपको फिगर आपको याद है, तो यहाँ पर ये y एक्सिस के पैरेलल होगी, ऑप्शन नंबर इसका मिल जाएगा बी। आइए मैं अगले सवाल के लिए चलता हूँ। चलिए देखिए ये भी वही बेस्ट, ये आपको अगर ग्राफ आता है तो ये कह रहा है कहाँ लोकेट करता है, हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर अब अभी डिस्कस भी करा लिया, आप जानते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारी वैल्यू ट्रू, यहाँ पर लिखेंगे 3 कामा क्या है 2 है, और यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, ये इधर जाएगा। ये जानते हैं प्लस क्या होता है, प्लस प्लस होता है, ये दोस्तों क्या माइनस क्या होता है प्लस, तो ये इसी क्वाड्रेंट में आएगा। तो दोस्त यहाँ पर ये वैल्यू क्या आपको मिल जाएगी, माइनस क्या होगा 3 कामा 2 मिलेगा। अगर इन दोनों को देखें क्या होगा, ये क्या होगा, ये देखिए x होता है, ये क्या होता है x, ये x डैश, ये चलिए ये उल्टा लिखते हैं, इसको लिखते हैं x, ये लिखते हैं x डैश। तो दोस्त ये क्या होगा, ये दोनों लाइन y में कोई चेंजिंग हो ही नहीं रहा है, तो केवल क्या x अक्ष की ओर भागेंगे, क्योंकि यहाँ y एज देखिए आपको y की वैल्यू कांस्टेंट नजर आ रही है। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा इस सवाल का आंसर, ऑन द साइड ऑफ द x एक्सिस। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। चलिए इस सवाल का उत्तर देना है, आपको डिस्टेंस निकालना, केवल डिस्टेंस का फॉर्मूला केवल पता हो तो सवाल का आंसर गजब आप निकाल पाएंगे। डी बराबर क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस क्या होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर, क्या लगाते थे अंडर लगाते थे। तो इसमें लगाइए फार्मूला, आंसर आ जाएगा। ये क्या होगा x1 होगा ये, और ये क्या होगा ये x2 होगा ये। अब इन दोनों इस प्रकार किया, ये y1 होगा ये, यहाँ पर y2 होगा ये, y2 होगा। तो यहाँ पर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, आपको 2 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, क्या आएगा, ये भी 2 का स्क्वायर होगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2 ही जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जानते हैं इसका, हम जानते हैं 4, यहाँ पर 4 4 होगा, कड़ी से बाहर 2 आ जाएगा, 2√2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 मिल जाएगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। चलिए इस सवाल का आंसर दीजिए, ये तो भी आसान है। तो यहाँ पर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, तो हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। देखिए 4 में से 2 घटाएंगे आएगा 2, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना, 4 में से 2 घटाया आपको यहाँ पर 4 मिल जाएगा, 4 इसमें घटाएंगे 1, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, तो ये कड़ी से बाहर निकल नहीं पाएगा, √5 आएगा। तो दोस्त ऑप्शन नंबर इसका डी मिल जाएगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। चलिए ये देखिए ये बनाना है,
ये भी काफी अच्छा सवाल है। जब भी एक ट्रायंगल्स की बात करें, पहले आप क्या है, ये कौन सा त्रिभुज है, ये यहाँ त्रिभुज लिख लीजिएगा, यहाँ पे त्रिभुज, अर्थात आपको बताना है कि वह क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होगा, या कह सकते हैं राइट एंगल होगा ये, या कहेंगे क्या हुआ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होगा, या कहेंगे क्या हुआ इसमें से क्या है विषमबाहु ट्रायंगल्स होगा ये। तो हम बात करेंगे जब भी इस तरह का फॉर्मूला लगाए। अभी जो सवाल डिस्कस करा था, यहाँ पर डिस्टेंस निकालिएगा, डिस्टेंस निकालेगा, अभी डिस्टेंस निकालेंगे। देखिए ए बी, अभी पिछला सवाल लिया था डिस्टेंस का फॉर्मूला, हम ए बी के बीच डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, क्या होगा, यहाँ पर 25 25 आ जाएगा, और यहाँ प्लस कितना होगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आपको 3 त्रिका 9 हो जाएगा, इसको जो जोड़ेंगे क्या आएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 34। ठीक है, डिस्टेंस निकाल सकते हैं आप लोग। बीसी के बीच डिस्टेंस कितना आएगा, बीसी का डिस्टेंस क्या होगा, अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 5 3 8 28 64 मिल जाएगा ये, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 4 आएगा, तो इसको देखेंगे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 68 मिल जाएगा, यहाँ पर इतना आ जाएगा। और यहाँ पे सी ए निकाल लीजिए, इसी प्रकार सी ए निकालेंगे, देखिए क्या आएगा, यहाँ पर क्या होगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर इसे सपोर्ट करेंगे, 3 त्रिका 9 होगा, और यहाँ पर क्या होगा 25 25 होगा ये। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा दोस्त, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 34। अब जब भी आप लोग जानते हैं, जब कोई भी ट्रायंगल्स में दो साइडें आपस में बराबर हो, दोस्त क्या होते हैं, यहाँ पर जब भी दो साइडें आपस में बराबर हो, तो दोस्त वहां आंसर क्या आएगा, आप लोग जानते हैं कि वह समद्विबाहु, नाम ही समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब दो साइडें आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी है, तो ये जो साइड होगी यार, ये किसके बराबर आ रही है, अर्थात ये 34 आ रही है, तो ये भी क्या होगा 34 आ रही है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और या आप लोग समकोण त्रिभुज हो सकता है, समकोण त्रिभुज भी आंसर आ सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर क्या दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो वह समकोण त्रिभुज होता है। तो दोस्त अगर जोड़ने पर भी आपको इन दोनों का जोड़ेंगे तीसरी भुजा, तो ऑप्शन नंबर डी भी सकता है, लेकिन आपको बीपीएससी ने इसका आंसर नंबर ए माना था, तो दोस्त हम ए ही मानेंगे। अगर यहाँ पर डी भी होता तो डी भी आंसर के सिरे, अर्थात पहले अब बात किसकी कर रहा है, एक वृत्त की। वृत्त मतलब दोस्त आप लोग जानते हैं सर्किल का क्या व्यास मतलब डायमीटर की बात कर रहा है। देखिए आप लोग सर्किल जानते हैं, इस तरह सर्किल बनाते हैं, देखिए सर्किल है, चलिए सर्किल है, इसका डायमीटर दिया है, डायमीटर मतलब क्या होता है व्यास, ये इसका डायमीटर है। इसकी जो पॉइंट आपको दिए गए हैं ए, यहाँ पर बी, इसका पॉइंट बी का पॉइंट पहले ले लेते हैं 8,6 लिख दिया गया है, और इसका पॉइंट क्या दिया गया माइनस क्या है कामा, यहाँ पर क्या है 2 दिया गया। आपको कह रहा क्या, इसका केंद्र, इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर मतलब क्या होता है, इसका मध्य बिंदु क्या होगा, इसका सेंटर ही क्या उसका मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे x1 प्लस x2/2, और कामा से क्या होगा, मान लेते हैं p इसका क्या है मध्य बिंदु है, तो y1 प्लस y2/2 कर दीजिए, अर्थात क्या होगा -4 प्लस क्या होगा 8/2 करिए, और यहाँ पर कामा क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस क्या होगा 2/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से 2 मिल जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 4 मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, चलिए अगले सवाल पे चलिए, इस सवाल का उत्तर दीजिए दोस्त। यह भी फार्मूला बेस्ड सवाल है। आप लोग जानते हैं जब भी क्या है सेंट्राइड की बात करता है, उसका माध्यिका किस अनुपात में काटती है, यह फार्मूला बेस्ड आप लोगों को याद होगा ये, यहाँ पर क्योंकि जो रेशियो होता था हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये जो रेशियो इस तरह हम लोग जब डिवाइड करते थे, यह माध्यिका और माध्य में ये क्या होता था हमेशा 2:1 रेशियो में होता है। तो इस सवाल का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सबको याद होगा ये, तो यहाँ पर इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलिए चलता हूँ। चलिए इस सवाल, ये भी फार्मूला बेस्ड सवाल है, कह रहा यदि पी रेखाखंड के ए बी का जो रेशियो इस अनुपात में काटता है, तो यहाँ पर आपको निकालना है। तो अनुपात, ये भी फार्मूला बेस्ड सवाल है, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं जब रेशियो के संबंधी 1 हो और यहाँ पर क्या x1 और x2 दिया हो, तो उसके लिए फार्मूला क्या लिखते थे, ऑप्शन नंबर बी लिखेंगे। यहाँ पर ये भी फार्मूला बेस्ड है, क्योंकि हम लोग इन दोनों को जोड़ा जाता है। नीचे हम लोग क्या है, जो रेशियो m1 m2 को हम सब क्या करते ऐड करते थे, जोड़ते थे। तो देखिए जोड़ने में केवल इसी में मिल रहा है, यहाँ पर जो रेशियो है ये दिया गया है, इसमें रेशियो जोड़ा नहीं गया है और इसमें भी नहीं दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। चलिए ये भी फार्मूला बेस्ड है, कह रहा एक जो सरल रेखा है वह क्या होता है, 1 डायमेंशन होता है, एक बीमी होता है। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए,
आइए मैं अगले सवाल के लिए चलता हूँ। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। कहा यूक्लिड के ग्रंथ द एलिमेंट में कुल कितने साध्य है? ये आपको थ्योरेटिकल है, दूसरे इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर 465 होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा।